बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक एक्सपर्ट टीवी के तवस्सुत से अंजुमदार का आदाब कबूल कीजिए। नाज़रीन कराम, वतन पाकिस्तान में नफ्सियाती और दिमागी इमराज के ज़िम्न में जो सर्वे इस वक्त हमें दस्तयाब है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की जो कुल पॉपुलेशन है तकरीबन 22 करोड़, उसमें से 4-5 करोड़ लोग हमारी आबादी के, हमारे पाकिस्तानी, वो मुख्तलिफ किस्म के नफ्सियाती और दिमागी अमराज में मुब्तला है। वैसे पूरी दुनिया में जो तखमीना लगाया गया है वो तकरीबन 45-50 करोड़ का है। और फिक्र अंगेज बात यह है कि हमारी जो निस्बत, हमारी जो इस बदकिस्मती में जो हमारी निस्बत है वो तकरीबन 10% है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि तशवीशनाक बात यह है कि ये जो 4-5 करोड़ है, इनमें से 70% वो 13 से 30 साल की उम्र में आते हैं। गोया कि हमारी नौजवान और जवान नस्ल मुख्तलिफ जहनी आर्ज़ों का, नफ्सियाती आर्ज़ों का शिकार है। और आपको पता है कि किसी मुल्क की तरक्की के लिए, किसी मुल्क की खुशहाली के लिए, किसी मुल्क के ताकतवर बनने के लिए जवान और नौजवान नस्ल ही उसमें अपना भरपूर किरदार और ज़्यादा हिस्सा अदा करती है। और हमारी पॉपुलेशन में 60 to 65% सेंसस के मुताबिक नौजवान है। ये बात बहुत खुशाइंद है, बहुत खुशाइंद है कि हमारे मुल्क में 60-70% नौजवान हैं जो हर किस्म का काम करने के लिए, कौमी खिदमत करने के लिए तैयार है। लेकिन जब हम इस हकीकत की तरफ आते हैं कि 4-5 करोड़ में से 70% 13 से 30 साल की उम्र में है, तो यकीनन ये हमें बहुत तशवीश में बात मुब्तला करती है, फिक्र में बात मुब्तला करती है। आज जो हमारे मुहतरम मेहमान हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद नासिर सईद खान साहब, इनके तारुफ के लिए वो कहते हैं ना, आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स, कि अल्फाज नहीं है जो इनकी एक्टिविटीज, अचीवमेंट है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। जैसे कि मैं कहता हूँ कि हमारी कम्युनिटी में ऐसे लोग मौजूद हैं बैरून मुल्क, गैर ममालिक में, जो हमारी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए, हमारी कम्युनिटी के लिए बाइसे फ़ख्र इफ्तिखार। तो इस तरह डॉक्टर नासिर साहब, जिनका शोबा तिबी नफ्सियात का है, साइकियाट्री का है, और वो यहाँ की, मैं नाज़रीन कराम आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि कनाडा में क्वींस यूनिवर्सिटी और मैकगिल यूनिवर्सिटी, वाटरलो यूनिवर्सिटी, वैसे तो सारी यूनिवर्सिटी आला मायार की, लेकिन ये इनका वही स्टेटस है जैसे कि ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, प्रिंसटन, कैम्ब्रिज। इस और ख़ास तौर पे जो क्वीन यूनिवर्सिटी है, ये मेडिकल साइंसेज में सबसे बेस्ट है कनाडा में। तो कितने फ़ख्र की बात है, कितनी खुशी की बात है कि पाकिस्तान का एक होनहार सपूत इसी क्वींस यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर ऑफ डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री। और सिर्फ इतना नहीं, बल्कि रज़ाकाराना तौर पे डॉक्टर साहब पाकिस्तान भी जाते हैं और पाकिस्तान के जितने क्या, अगर मेरी तस्हीह कर सकेंगे डॉक्टर साहब, जो आपसे खुद मुखातिब होंगे, कि आई थिंक बमुश्किल से 5 हॉस्पिटल हैं साइकोलॉजिकल, मेंटल, आई मीन जिनको कहा जा सकता है। और उनमें से भी, अच्छा, जैसे मैंने बात की कि नौजवान नस्ल को ज़्यादा इश्यूज हैं, और उनमें से भी सिर्फ 1% में शायद बच्चों के लिए या जवानों के लिए या नौजवानों के लिए कोई इंतजामात हैं, कोई डिपार्टमेंट हैं जो इनके लिए काम करते हैं।
तो मैं जितना भी कहूँ डॉक्टर साहब के लिए, जितना भी कहूँ उतना कम है। लेकिन मैं आपको इनके एक तासुर के लिए, इनकी शख्सियत के तासुर के लिए मैं आपको एक छोटा सा, जैसे कि मेरे प्रोग्राम का फॉर्मेट है, हस्ब रिवायत, मैं एक आपको इनका तस्वीरी पैकेज दिखाऊंगा ताकि आपके जहन में वो अक्स सख्त हो जाए और आप देखें कि आज हमारे प्रोग्राम में कौन मोहतरम शख्सियत है आज। तो मैं आपसे वो आपको थोड़ा सा वो पैकेज दिखाऊंगा, तो मुलाहिजा कीजिए। ये नफ्सियाती मसाइल पाकिस्तान के हों या बैरून मुल्क पाकिस्तान के हों, ये एक बहुत वसी मौजू है। और यकीन ये है कि हम इसके तमाम पहलू तो इस प्रोग्राम में महदूद वक्त में इंशाल्लाह फिर कभी डॉक्टर साहब के पास वक्त हुआ और हम उनको फिर दावत देंगे। लेकिन इस वक्त जो मेरा मेरा फोकस है वो सिर्फ नौजवानों के मसाइल का है। और इसके असबाब भी जाहिर है डॉक्टर साहब बताएंगे इसके क्या असबाब हैं। लेकिन जाहिर है जो समझ में आने वाली बात है, जो हम सब लोग जानते हैं, हमारे माशी मसाइल, हमारे वालिदैन की अदम तवज्जोही, तलाक, घरेलू झगड़े, स्कूलों कॉलेजों में बुलिंग, या आम मोहल्लों में भी जैसे आप देखें आम बाज़ारों में जैसे होती है, और गरीबी और सेहत के बारे में इल्म ना होना, और बेशुमार बेशुमार मसाइल, मजहबी मुनाफरत और सियासी परागंदगी, यानी बेशुमार असबाब हैं जिससे नौजवान नस्ल मायूसी के आलम में, बेरोजगारी, जब उनको जॉब नहीं मिले, तालीम भी मुकम्मल हो, तो जाहिर है उनकी फ्रस्ट्रेशन एंजाइटी में बदलती है, फिर वो डिप्रेशन होता है, और उसके बाद फिर आगे बदकिस्मती से जिस भी आरजे का वो शिकार हो जाए। तो डॉक्टर साहब से दरख्वास्त ये है और कि वो ना सिर्फ पाकिस्तान के इन मसाइल के बारे में बात करें, बल्कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी जो जिनमें से बेशुमार लाखों अपनी फैमिलीज के बगैर रह रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा नफ्सियाती आर्जा है कि आप अपनी फैमिली से, अपनी शरीक हयात से, अपने बच्चों से दूर रहें और उनकी जुदाई बर्दाश्त करें। जैसे कि मैं अक्सर कहता हूँ बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के लिए उनकी कुर्बानियों का जिक्र करते हुए, तो मैं चाहूँगा कि डॉक्टर साहब जितना भी थोड़ा सा वक्त है
उसमें एक इनके बारे में, और ख़ास तौर पे वो जो उनकी अचीवमेंट यहाँ तो है ही, वो कई प्रोजेक्ट्स के मुहर्रक हैं। जैसे कि वो डायरेक्टर हैं फैकल्टी डिपार्टमेंट साइकेट्री के, तो पाकिस्तान में भी जो वो तकरीबन अक्सर सुनते हैं कि वो विजिट्स पे हैं, और वहाँ के जो मेंटल हॉस्पिटल हैं या वहाँ जहाँ जहाँ भी साइकोलॉजिकल इंस्टीट्यूट हैं, उनमें उनको लेक्चर के लिए बुलाया जाता है ताकि उनकी खिदमत से फ़ायदा हासिल किया जाए। तो मैं चाहूँगा कि वो कलेक्टिवली इन सब इज्तमाही मसाइल को इकट्ठा करके इस थोड़े से वक्त में अपना अपना खिताब करें। तो जी डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अंजुम साहब, थैंक यू वेरी मच। पहली बात तो ये कि इतना तफसीली जो मेरा आपने इंट्रोडक्शन दिया, सो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वो जो आपने तस्वीरों का एक पैकेज पाकिस्तान की एक पीछे म्यूजिक के साथ चलाया, तो इट वाज वेरी इंप्रेसिव एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। अभी पहला डॉक्टर साहब कता खजामी, अभी मैंने बहुत कुछ नहीं दिखाया। सर, आपकी नवाजिश है। पाकिस्तान से पाकिस्तान 30 साल सर्व करने के बाद जब मैं पाकिस्तान से निकला, तो वो फैज की एक नज़म जो अक्सर मैं अपनी प्रेजेंटेशन वगैरह में पढ़ता हूँ, तो वहां से शुरू करता हूँ कि मेरे दिल मेरे मुसाफिर हुआ फिर से हुक्म सादर, कि वतन बदर हूं हम तुम दे गली गली सदाएं, करें रुख नगर नगर का कि सुराख कोई पाएं, किसी यार नामा बर का, सरे कुए नाशनाइयां वाह हमें दिन से रात करना, कभी इससे बात करना कभी उससे बात करना, हमें ये भी था गनीमत जो कोई शुमार होता, हमें क्या बुरा था मरना अगर एक बार होता। वाह वाह। इस नज़म में जो मुझे ये नज़म बड़ी दिल से पसंद है, कुछ मैसेजेस जो शायद मेरी जिंदगी से रिलेटेड हैं, वही थोड़े से वहां से शुरुआत करूं कि एक चीज तो ये कि हमने अपना वतन छोड़ा, हम यहाँ आए, और अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्यों आए, और ये सवाल मेरा ख्याल है तमाम एक्सपैट से ये इक्वली वही बात है कि जब अपना वतन छोड़ के आप किसी दूसरी जगह पे आकर बसते हैं, तो उसके पीछे दो तीन ही वजूहात होती हैं, और सबसे पहली वजह होती है सेंस ऑफ सिक्योरिटी, और दूसरी ऑब्वियसली कॉमन वजह ये कि जी सेंस ऑफ सिक्योरिटी के बाद फाइनेंशियल इश्यूज, और फिर तीसरी जो है कि जी आप प्रॉस्पेरिटी अपनी अपनी ज़ात की, अपनी बच्चों की, अपनी फैमिली के लिए चाहते हैं। और ज्यादातर एक्सपर्ट्स जो आपने बात की, जैसे आपके टीवी का नाम भी है, अगर आप ओवरऑल पूछें तो इन तीन कैटेगरीज में से किसी कैटेगरी में एक्सपर्ट्स की बात शामिल हो जाएगी। एक तो नफ्सियाती बीमारियां या जिनको साइकाइट्रिक डिसऑर्डर्स या मेंटल एलिमेंट्स या डिसऑर्डर्स आप बोलें, ये ऐसे आर्जे हैं जिसमें शख्स महसूस करता है कि वो रोज जीता है और रोज मरता है, और वो कैफियत ऐसी कि कोई समझ भी ना पाए और वो उसका इजहार कर भी ना पाए। बहुत साल पहले जब मैं डॉक्टरी से फारिग हुआ, एमबीबीएस करके अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से, तो मैं सर्जन बनना चाहता था और सर्जरी में जाना चाहता था, और मैंने सर्जरी में काम भी किया बड़े बड़े प्रोफेसर्स के साथ कुछ अर्सा, लेकिन कुछ दिल में एक खटक सी थी, एक तशनगी सी थी अपने के फ्यूचर के हवाले से कि नहीं, ऑल्दो कि सर्जरी बहुत पसंद है, बड़ी अच्छी स्पेशलिटी है, ये है, लेकिन मैं शायद इसमें वो नाम ना कमा सकूं या वो लोगों की खिदमत ना कर पाऊं जो शायद मैंने अपने दिल में सोचा। फिर कुछ झटके इस तरह के भी लगे कि हमारे उस जमाने में मेडिकल कॉलेजेस में सीएसएस का इम्तिहान देने का बड़ा रुझान था, तो हम 8-9 लड़कों का एक ग्रुप है, सारे जो साथी मेडिकल कॉलेज में पढ़े, उनमें से
6 लोगों ने CSS का इम्तिहान दिया और CSS ज्वाइन कर लिया। सो वो डॉक्टरी को खैरबाद कह गए। एक वो भी झटका था कि ज्यादातर दोस्त डॉक्टरी छोड़ गए। हमने तो दिल से ख्वाहिश की थी कि डॉक्टर बनेंगे, और वो जैसे आम टिपिकल एक डायलॉग बोला जाता है कि लोगों की खिदमत करेंगे। मुझे नहीं पता कि खिदमत का जज्बा बाद में बना या पहले, मैं ये नहीं सोच पाता, लेकिन ये कि वो एक डॉक्टर बनने की ख्वाहिश और उस पर एक्सेल करने की ख्वाहिश में सर्जरी में। एक दिन मैं ऐसे ही बैठा हुआ, सुबह के 4 बजे का वक्त था, सर्विस अस्पताल में हाउस जॉब कर रहा था, और मेरे साथ मेरे सर्जरी के सीनियर रजिस्ट्रार साहब मौजूद थे, जो इस वक्त सीनियर प्रोफेसर हैं यूरोलॉजी के पाकिस्तान में। उनके साथ बातचीत हो रही, तो उन्होंने वैसे ही मुझे कहा कि यार तू ऐसा कर, तू साइकियाट्री में चला जा। अब साइकियाट्री का शोबा ऐसा है कि अगर आप किसी भी शख्स को कहें ना कि साइकियाट्री, तो लोग समझते हैं पागलों का डॉक्टर। जी, ये और ये 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 हमारी, जो मैंने कहा था जी, हाँ, कॉन्शियसनेस नहीं है, यही समझते हैं पागलों का एग्जैक्टली। डॉक्टर। जी इवन इस हद तक डॉक्टर साहब आप देखें कि मेरी वालदा, मैं साइकियाट्रिस्ट बन गया तब मैंने अपनी वालदा को बताया कि मैंने कौन सा शोबा स्पेशलाइजेशन उस किस में की। इस हद तक इस स्पेशलिटी के साथ डायलमा है। सो जब मैं, खैर मैंने फिर उसके बाद तहकीक की और मुझे पता चला, ये पिंडी, जो आपसे भी गुफ्तगू भी हो रही थी, कि जी पिंडी में प्रोफेसर मुबशर साहब हैं, बड़े अच्छे उस्ताद, अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, और अगर साइकियाट्री करनी है तो उनके पास चले जाओ। सो हम लाहौर छोड़ी और हम पिंडी साइकियाट्री करने चले गए। मुबशर साहब के साथ 5 साल काम किया, ट्रेनिंग ली, इम्तिहान दिया FCPS का, फिर लाहौर वापस आ गया अपने घर, और फिर तकरीबन 23-24 साल सर्विस अस्पताल में काम किया। उधर ही सीनियर रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, फिर प्रोफेसर, फिर प्रेसिडेंट पाकिस्तान साइकियाट्रिक सोसाइटी के तक पहुंच के यहाँ पे आ गया। अल्लाह ताला की मेहरबानी थी, पाकिस्तानी डिग्री, पाकिस्तानी क्वालिफिकेशन के साथ ही यहाँ पर भी मिल गई नौकरी, और फिर सिलसिला आगे चल रहा है। अब बात आपका जो दूसरा सवाल था कि लोगों में जहनी अमराज, पहले तो ये कि हमारी जवान कौम, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद योर स्टैटिस्टिक्स, जो आपने वो फिगर्स कोट किया, आई वाज इम्प्रेस्ड कि आमतौर पे लोग ऐसी फिगर्स को देखते नहीं, और आपने जहां से भी ये फिगर्स उठाई, मतलब आई एम रियली इम्प्रेस्ड कि वो फिगर्स कितनी ज्यादा क्लियर हैं। जहनी बीमारियां हर जगह पे तकरीबन 1 से 7% लोगों में पाई जाती हैं। जी और आपने वो जो बात कही, वो इतनी गहरी बात है कि आपने कहा कि जी किसी मुल्क को अगर तरक्की पजीर देखना हो तो उनके लोगों की जहनी सेहत को देख लें, और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये मुल्क तरक्की पजीर है, कि ये तरक्की याफ्ता है। और इस मुल्क में, मिसाल दे रहा हूं मैं, मजाक की बात है, लेकिन आप कंपैरिजन करें कि पाकिस्तान की 26 करोड़ आबादी के लिए तकरीबन 550 साइकियाट्रिस्ट हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी ठीक, 550 साइकियाट्रिस्ट 26 करोड़ आबादी के लिए। और जैसे आपने बात की वो चाइल्ड साइकियाट्री वाली, टोटल गिनती के 4 या 5 चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट हैं पूरे 26 करोड़ की आबादी के लिए। और यहां इस शहर में जहां आप रह रहे हैं, यहां पर 1.25 लाख की आबादी ऑफिशियली, और अनऑफिशियली शायद 2-2.25 लाख की आबादी होगी। इस शहर में 72 साइकियाट्रिस्ट हैं प्रोफेसोरियल लेवल के। आप कंपैरिजन देखें कि 26 करोड़ की आबादी के लिए 550 साइकियाट्रिस्ट, और यहां पे 2 लाख के लिए 72 साइकियाट्रिस्ट। डॉक्टर साहब, अगर आप हिसाब करें आदाद-ओ-शुमार, तो हाँ, पाकिस्तान में 5 लाख लोगों के लिए एक मौलिक, एक साइकियाट्रिस्ट है। आप एक। सोचें डॉक्टर साहब, ये सोचने वाली बात है, और हमारे लिए एक शर्म की बात है। मैं जब साइकियाट्रिस्ट बना ना, तो और जब साइकियाट्री में आया और साइकियाट्री शुरू की, तो मेरा सिर्फ एक मिशन था
कि इस मुल्क को जितने मैक्सिमम साइकियाट्रिस्ट पैदा करके दे सकूं दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान है कि 30 साल में 52 FCPS साइकियाट्रिस्ट को मैंने ट्रेन किया। और माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। अभी भी यही कोशिश होती है कि ऑनलाइन भी लोगों को पढ़ाते रहो, साइकियाट्री करवाते रहो, जितना मेंटल हेल्थ के बारे में बता सके। अब एक तो ये कंपैरिजन के जी लोग कम, दूसरा ये है कि जहनी अमराज तो हर जगह बराबर हैं। अगर प्रेवलेंस स्टडीज देखी जाएं तो डिप्रेशन की प्रेवलेंस अगर पाकिस्तान में 5 से 12%, कुछ स्टडीज में 30% तक भी कोट की जाती है, तो उतनी ही यहां पे भी है। वजूहात फर्क होंगी लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है बीमारियों की। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि जी ये जो जहनी सेहत खराब क्यों होती है, और आपने जैसे कुछ फैक्टर्स खुद बयान किए शुरू में कि जी समाजी मसाइल हैं, साइकोलॉजिकल मसाइल हैं, पर्सनालिटी के मसाइल हैं, फाइनेंशियल मसाइल हैं, वो सारे मसाइल तो हैं। लेकिन मैं इसकी मिसाल आपको छोटी सी इस तरह दूं कि अगर आपके यहां पर एक पिन चुभ जाए, सुई, उंगली की टिप पे एक सुई चुभ जाए, तो 3 दिन दुखती रहती है। एक सुई हल्की सी यहां पे चुभ जाए तो 3 दिन उधर दुखन होती है। कहां से होती है? दुखन की परसेप्शन तो यहां से है। हमारे जज्बात, हमारे एहसासात, हमारी गुफ्तगू, हमारे इमोशंस, हर चीज यहां से कंट्रोल हो रही। ये हमारे दिल को कंट्रोल करता है, ये हमारी सांसों को कंट्रोल करता है, ये हमारी बात को कंट्रोल करता है, हमारी याददाश्त को कंट्रोल करता है। इस इतनी सी जगह में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, जो हमारा दिमाग है, इसके अंदर 1 बिलियन न्यूरॉन्स हैं जिनको 900 बिलियन न्यूरॉन्स सपोर्ट करते हैं। और वो न्यूरॉन्स में इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होती है, जस्ट लाइक कंप्यूटर, जो इसी के पैरामीटर पे दिमाग हमारा काम करता है। बल्कि कंप्यूटर के बैकग्राउंड में हमारे दिमाग की कनेक्टिविटी को ध्यान में रख के बात किया गया। सो एक वक्त में कंप्यूटर में आप 5 विंडोज खोल लें, 10 विंडोज खोल लें, उसका प्रोसेसर जितना तेज होगा उतनी तेजी से वो काम करेगा। हमारे दिमाग का भी यही हाल है कि हम एक वक्त में मल्टीटास्किंग भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं, बोल भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, सब कुछ यहां से प्रोसेस हो रहा है। और हमारा दिमाग किसी भी दुनिया के फास्टेस्ट कंप्यूटर से थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स ज्यादा फास्ट है। और उसके अंदर न्यूरॉन्स हैं जो इलेक्ट्रिकल केमिकल ग्रेडियंट्स के तहत काम करते हैं। एक न्यूरॉन, अच्छा, और ये सारे न्यूरॉन्स जो है ना कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, और वो कनेक्शन फिजिकल नहीं है बल्कि एक गैप के साथ है, और वो गैप को हम अपनी जुबान में साइनैप्स बोलते हैं। सो एक न्यूरॉन से अगर इसको स्टिमुलेट करें तो दूसरे न्यूरॉन में जब स्टिमुलस पहुंचेगा तो एक फिजिकल बैरियर क्रॉस करके पहुंचेगा, उसके बीच में वो केमिकल्स हैं, सो इसलिए इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट बोलते हैं। अब एक एक लाइट स्टिमुलस पिच डार्क रूम में ब्लिंक करें लाल लाइट, तो आपके दिमाग के 1 मिलियन न्यूरॉन्स स्टिमुलेट होते हैं। अब डॉक्टर साहब, एक स्टिमुलस में 1 मिलियन न्यूरॉन्स स्टिमुलेट हो रहे हैं, तो जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, सुन रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, तो सोचें कितने न्यूरॉन्स स्टिमुलेट हो रहे हैं। अब उनमें से एक न्यूरॉन को बीच में से निकाल दें, वो सारी कनेक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाएगी। फिर ये जो कोऑर्डिनेशन है मेरी बातचीत में, मेरी गुफ्तगू में एक रब्त है, वो खराब होगा। मेरे जज्बात, एहसासात और मेरी चीजें जो मैं महसूस कर रहा हूं वो भी खराब हो जाएंगी एक न्यूरॉन के बीच में से हट जाने से, क्योंकि वो कनेक्शन खराब हो गया। जो ऊपर वाले ने मैकेनिज्म बना के भेजा उसमें डिस्टरबेंस आ गई। तमाम जहनी बीमारियां, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्किज़ोफ्रेनिया, फोबिया, फियर्स ऑफ हाइट्स, क्लोज स्पेसेस, पैनिक, ये जितनी जहनी बीमारियों के नाम हैं, ये सब के सब इस जगह से निकल रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे किसी न्यूरॉन या इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस में खराबी है।
और मैं एज अ साइकियाट्रिस्ट जब किसी शख्स से गुफ्तगू शुरू करता हूं, मिसाल दूं, आज सुबह मैं क्लास ले रहा था, तो मैं क्लास थी लव के ऊपर, मोहब्बत के ऊपर। तो मोहब्बत की जो है ना, वो न्यूरोबायोलॉजी क्या है, दिमाग में मोहब्बत कहाँ से आती है और कहाँ जा रही है। तो मैं मिसाल ये दे रहा था कि एक शख्स मेरे पास आया, उस अभी रिसेंटली बात है, क्योंकि आमतौर पे हम मरीजों को याद रखने की कोशिश नहीं करते, और वो डेलिब्रेट फॉरगेटिंग इसलिए होती है कि कॉन्फिडेंशियलिटी आप किसी की ब्रेक ना करें। तो नाम ये बगैर बात करूंगा कि वो बच्चा था, यंग 25-26 साल का नौजवान, और उसको किसी खातून से मोहब्बत थी। उस खातून का कहीं रिश्ता तय हो गया, और वो महीना तो जो है वो बेचारा अजियत में रहा। उसके बाद वो किसी से हिम्मत करके हमारे पास पहुंच गया। हमने उसको देखा और फिर उससे बातचीत की, असेसमेंट की, सब कुछ, और उसके बाद उसको कुछ दवाई भी दी और कुछ बताया भी। महीने बाद वो आया, कहता है जी मैं उस खातून को भी भूल गया, वो चाहती है कि मैं उसके साथ ताल्लुक रखूं, शादी के बाद भी उसके साथ चलता रहूं, लेकिन मैं नहीं रखूंगा, मैं उसको भूल गया, मैं अपनी जिंदगी नई शुरू कर रहा हूं। ही वॉज एक्टिव, ही वॉज कंफर्टेबल। तो हमने क्या किया? हमने कोई मोजजा नहीं किया जी। हमने सिर्फ उसकी चीजों को असेस करते हुए उसको ऐसी चीजें बताई, और ऐसी दवा, एक दवाई जिसकी कोई डिपेंडेंस एडिक्शन वगैरह नहीं होती, ऐसी अद्वियात, एक दवाई दे दी और कुछ चीजें बता दी। उसने उसको प्रैक्टिस किया, दवाई खाई, एंड ही वाज आउट ऑफ इट। सो इसका मतलब ये कि आप अपने जज्बात और अपने एहसासात को मॉडिफाई कर सकते हैं, बशर्ते कि उसकी असेसमेंट और इंटरवेंशन प्रॉपर हो जाए। जी, डॉक्टर साहब, जब मैं नौजवानों के मसाइल का ज़िक्र कर रहा था, हाँ। उनकी डिप्रेशन का, उनकी फ्रस्ट्रेशन का, तो मैंने कहा गूना-गूं मसाइल हैं। तो उनमें से एक ये भी था मोहब्बत में नाकामी। और 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 ये और डर मिर्ज़ा से बड़ा मिर्ज़ा कॉमन गालिब मसला मिर्ज़ा है। गालिब तो बहुत अरसा पहले कह गए ना, कहते हैं जिसको इश्क खलल है दिमाग का। दिमाग का तो ये दिमागी खलल जो है ये दिमागी दिमागी खलल जो है, इसमें मोहब्बत की, और ये कोई मामूली बात नहीं है। नहीं है। इंटरनेट, सोशल मीडिया, जिनसी यानी जिनसी अवारेज और ये सारे मसाइल, यकीन कीजिए पाकिस्तानी माशरे में ये बहुत सूरत हाल को खराब कर रहे हैं, और इसका बिल्कुल कोई कंट्रोल नहीं, कोई काबू नहीं है, कोई हुकूमती पॉलिसी नहीं है, कोई, यानी लावारिस छोड़ दिया नौजवान नस्ल को, और वो शुतरे बेमुहार की तरह जिस तरफ चाहते हैं रुख करते हैं और अपनी जिंदगियों को बर्बाद करते हैं। एग्जैक्टली। और फिर डॉक्टर साहब दिल दुखता है कि ये सारे मसाइल, ये जिनसी बेरारवी, ये बाकी सारे मसाइल, ये सब करेक्टेबल हैं। सिर्फ अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन चाहिए। और जी हाँ, बस काश, यही कमी है। हाँ, काश के हमारे वहां पर ये इंटरवेंशन लोगों को समझ आ जाए, तो ये चीजें इतनी मुश्किल और नामुमकिन नहीं है। अच्छा, अब उसमें वो जिनसी आपने जो बात की ना, उसके छोटे से भाई लतीफा कि पिछले साल जब मैं पाकिस्तान गया, और पाकिस्तान अगेन मुझे अक्सर जाना पड़ता है मुख्तलिफ मौक़ों पे, और जी, क्लिनिक में पाकिस्तान मैंने जिक्र किया अक्सर आप ऑनलाइन दौरों पे। करता हूँ, वो भी आपने जिक्र किया। जी तो मैं पाकिस्तान गया जब ये कोरोना शुरू हुआ, तो मेरे भतीजे साहब मेरे साथ ड्राइव कर रहे थे, मैं साथ बैठा हुआ था। मुझे कहने लगे कि चाचू ये आप देख लीजिएगा, चंद दिनों में यहाँ पे एक बड़ा सा बोर्ड लगा होगा, बंगाली बाबा और कोरोना मरीज का इलाज। जी आप सोचें डॉक्टर साहब, और हकीकतन मैं वापस आया, हकीकतन ऐसे उसके हुआ। 2 हफ्ते बाद उसने मुझे एक तस्वीर खींच के भेजी, और ये इश्तिहार लगा हुआ था। जी हम लोगों की ये जहालत की इंतहा है, या हम लोगों की नासमझी है, या हम लोग इस बात पे कायल नहीं। लेकिन कोई वजह तो है कि जो हमारे मुल्क में लोग, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा हमारी असेंबलियों में क्या हो रहा है। जी, बिल्कुल। मैं कहने वाला था कि असेंबली में आप देखें जो कुछ हुआ, और जो भगदड़ मची, जो गाली गलौज हुआ, आखिर ये कौन लोग हैं? इनको किन लोगों ने मुंतखब करके वहां भेजा है? डॉक्टर साहब, यानी यानी बात फिर वही कौन है। लोग हैं जिन्होंने इनको वोट दिए, और ये कौन लोग हैं? यानी
इसमें सिर्फ एक ही चीज है जो मैं समझता हूँ, इन सब की जहनी सेहत खराब है। जी बिल्कुल, ये यही मेरा मतलब था, ये कौन लोग हैं, और यही बदकिस्मती की बात है, बदनसीबी की बात इन है। लोगों की जहनी सेहत ठीक नहीं होगी तो वो मुल्क ठीक नहीं ठीक होगा। नहीं होगा, जी हाँ, बिल्कुल। उस मुल्क को ठीक करना है, उस मुल्क की जहनी सेहत को ठीक कर दें, जो कि डेवलपिंग कंट्रीज, जो डेवलप कंट्रीज हैं उनमें आप देखिए, पाकिस्तान में मैंने जैसे आपको फिगर कोट की कि 550 साइकाइट्रिस्ट 26 करोड़ की आबादी के लिए, अमेरिका में पाकिस्तानी साइकाइट्रिस्ट, सिर्फ पाकिस्तानी साइकाइट्रिस्ट रजिस्टर्ड 3000 से ज्यादा हैं। हाँ, वो ये पाकिस्तानी साइकाइट्रिस्ट की बात कर रहा हूँ, टोटल साइकाइट्रिस्ट की बात नहीं जी, कर रहा। सो और अमेरिका जैसे मुल्क में सिर्फ पाकिस्तानी साइकाइट्रिस्ट, जो पाकिस्तान छोड़ के इस मुल्क में आबाद हुए, अमेरिका जी, में जी, तीन वो 3000 से ज्यादा है। और ये भी हमारा आलमिया है। वो हाँ, कहते हैं ना, कौन हंसते हुए हिजरत पे हुआ है राजी, लोग आसानी से घर छोड़ के कब जाते हैं। कोई ना कोई मिसफिट होना, कोई ना कोई डिसअपॉइंटमेंट, कोई ना कोई, आप देखिए, आपने एक और बात की, ये इसके बारे में मेरे पास है काफी मालूमात, कि डॉक्टर एमबीबीएस, चाहे जनरल फिजिशियन हो, चाहे आपकी तरह स्पेशलिस्ट हो, साइकेट्रिस्ट हो, वो सीएसएस का इम्तहान देते हैं कि आसान जिंदगी और बादशाहों जैसी जिंदगी मिलेगी, तो क्या जरूर, यानी ये सब चीजें जो है, ये जहनी बेचारगी का सबूत देती हैं, चाहे आप पढ़े लिखे हैं। बिल्कुल। उसकी वजह ही ये है, उसकी वजह ये है मुल्क की सियासी सियासी जो हालात हैं, और जो हुकूमतें यहाँ आई। खैर, हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि ये फिर मामला सियासत की तरफ निकल जाता है। बहुत दूर लेकिन चला जाएगा। लेकिन हमें इल्म है कि हमारी इस बदनसीबी और बदकिस्मती के कौन से असबाब हैं, और उनको कैसे दूर किया जाए, यानी हर 5 लाख लोगों के लिए एक मुआलिज, जबकि तरक्की याफ्ता मुल्कों में हर 10,000 के लिए एक मुआलिज होता है। और ये बात वो ये कहने की कि ये अलमिया है जो उस मुल्क को, अब इसमें मैं छोटी सी फिर मिसाल दूंगा कि जब हमने मुबशिर साहब के वार्ड में साइकाइट्री शुरू की, तो अगेन अल्लाह जन्नत नसीब करे उनको, वो एक जुमला कहा करते थे, जैसे मैंने अपनी आपको दास्तान बताई कि मैं साइकाइट्री में क्यों आया, और बड़े पैशन से आया, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पैशन ने मुझे बहुत कुछ दिया, नवाजा ऊपर वाले ने, उस पैशन में रहते हुए, प्रोफेशन में रहते हुए। तो मुबशिर साहब से हमने पूछा कि ये आप साइकाइट्री में क्यों आए। ये बात है 70s की, जो मुबशिर साहब जब साइकाइट्री में आए, तो वो मुझे कहने लगे कि मैं छोटा होता था तो मुझे पिंडी से मैं कराची गया अपनी किसी रिश्तेदार को मिलने, और उन्होंने हमें कहा कि आज हम आपको सैर कराने गुद्दू बंदर के पागल खाने लेकर जाएंगे। और जब हम गुद्दू बंदर पहुंचे तो वहां बकायदा हमें टिकट लेके गुद्दू बंदर के पागल खाने के अंदर दाखिला हुआ हमारा, और हमने देखा कि वहां पे इंसान सलाखों के पीछे बंद हैं और लोग उनको रोटी और खाना फेंक रहे हैं जानवरों की तरह। और वो कहते हैं उस दिन मैंने सोचा कि ये लोग जो जहनी अमराज का शिकार हैं और जिनको इस तरह ट्रीट किया जा रहा है, इन लोगों का हल कुछ करना है, और मैं साइकाइट्रिस्ट बना। और मैं अब ये सोचता हूँ डॉक्टर साहब, ये इंतहाई दुख की बात है कि अगर साइकाइट्री का और मेंटल हेल्थ का म्यार हमारी पाकिस्तानी कौम का ये रहा, तो आगे आने वाले वक्तों में क्या होगा, सोच के अंदर से दिल दहल जाता है। क्योंकि वो चीज अब तक पाकिस्तान में कायम है। मैं आपको पाकिस्तान के और मुख्तलिफ शहरों में प्रैक्टिस, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिस करने वाले जो मुख्तलिफ पीर फकीर बैठे हैं, उनकी फिल्में दिखा सकता हूं। जी जी, बिल्कुल वो बिल्कुल, लोगों की खोपड़ियों में सुराख करते हैं जी जहनी बिल्कुल। अमराज को ट्रीट करने के लिए, जो अनफॉर्चुनेटली अनबेरेबल सिचुएशन, मतलब दुख वाली। 75% को तो सीधा सीधा कह दिया जाता है कि इसके अंदर जिन घुसा हुआ है, इसके एग्जैक्टली। अंदर जिन है, और जिन और को फिर निकालते हैं, तशद्दुद नौजवान करते हैं। लड़कियां
यहाँ जिनको इस किस्म के मसाइल होते हैं उनको डंडे मारे जाते हैं, उनके या साथ मुख्तलिफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, जंजीरों से बांधा जाता है, जंजीरों से बांधा ये जाता ट्रीटमेंट हम देते हैं इस दौर में उस बीमारी का जिसका मैंने जिक्र किया कि आपके न्यूरोकेमिकल इम्बैलेंस से है। ताल्लुक। जी हाँ, जी। फिर वो मरीज ठीक होते नहीं, वो कॉम्प्लिकेट होते चले जाते हैं, चीजें बिगड़ती चली जाती है। छोटी सी बात अब मजीद इस लेवल पे कर दूं कि जब भी एक्सपर्ट्स जो आपने बात की और आपके टीवी का चैनल का, यंग जनरेशन पाकिस्तान से निकलती है, जैसे मैंने पहले जिक्र किया कि कुछ ख्वाहिशात लेके वो जब इन मुल्कों में आते हैं, अपने घर से दूर होते हैं, रिश्तेदारों से दूर होते हैं, इन मुल्कों में आके ठहरते हैं, बसते हैं, तो वही बात कि कुछ ख्वाहिशात लेकर चलते हैं कि वो इस मुल्क में आके रोजी कमाएंगे, पैसा कमाएंगे, घर बनाएंगे, अपने घर वालों को सपोर्ट करेंगे। लेकिन जब वो इधर आते हैं तो उनके वो सबसे पहला झटका जो उनको लगता है वो ये लगता है कि इस मुल्क में आके या किसी भी अपने मुल्क को छोड़ के किसी मुल्क में भी जाते हुए वो देखते हैं कि उनको जहां से स्टार्ट लेना है वो स्टार्ट बहुत मुश्किल है। और वो जाहिर है एक स्टार्ट उसी तरह है जैसे पाकिस्तान में एक कॉलेज का नौजवान ग्रेजुएट नई नौकरी की तलाश में निकले, लेकिन ये कौम जो आती है यहाँ इन मुल्कों में, ये वहां पे शायद एजुकेशन के बाद आ रही है और कुछ स्टैब्लिश भी होते हैं जो आते हैं, तो सबसे पहला रिएक्शन होता है एडजस्टमेंट का, कि इस मुआशरे में आके एडजस्ट होना, उसको हम अपने साइकाइट्री में एडजस्टमेंट डिसऑर्डर बोलते हैं। 2-3 महीने तो वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में लगते हैं, वो फिर सेटल डाउन हो जाते हैं, उसमें दायरे अफसुर्दगी, मायूसी और फिर पीछे की सोचें और घर वालों की सोचें और दूर से वो डिस्कनेक्शन वो होता है। उसके बाद अगर वो एडजस्टमेंट में एडजस्ट हो जाए, 3 महीने में वो कोप अप कर जाए, वो तो नॉर्मल सिचुएशन हो गई, आगे चल पड़ी जिंदगी। लेकिन अगर वो एडजस्ट ना हो पाए, फिर उनके अंदर दूसरी स्टेज शुरू हो जाती है जो कि डिप्रेसिव सिम्टम्स की होती है। अकेलापन, तन्हाई, उदासी, मायूसी, रोना, पीछे का सोचना, आगे का अंधेरा नजर आना, सो डिप्रेसिव सिम्टम्स आते हैं। और अगर वो भी पास ऑन हो जाएं और वो कहीं नौकरी वगैरह पे लग जाए और पैसे वगैरह कमाना शुरू कर दे और घर वालों को सपोर्ट करना शुरू कर दे, फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह। अदरवाइज वो चीजें मजीद कॉम्प्लिकेट होती हैं और फिर सब्सटेंस अब्यूज, एडिक्शन, अल्कोहल अब्यूज और इस तरह के मसाइल भी शुरू हो जाते हैं। तो हमारे वो नौजवान जो वहां से निकल कर आते हैं, ये सारे रिएक्शंस होना अगेन बहुत एक आम सी बात है, लेकिन इसका हल ये नहीं कि आप चुप कर जाएं, खामोश हो जाएं, आइसोलेट हो जाएं, छोड़ दें। नहीं, इसका बेस्ट हल ये है कि किसी प्रोफेशनल से राब्ता कर लें, बातचीत कर लें, कुछ अगर एडजस्टमेंट हो सकती है साइकोलॉजिकल या सोशल, वो आपको प्रोफेशनल हेल्प आउट कर दे, चीजें ठीक हो जाती हैं। वो लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनको सपोर्ट मिल जाती है और उनको सपोर्ट मिलने के साथ साथ उनकी मेंटल हेल्थ भी इंप्रूव कर जाती है। डॉक्टर साहब, आपकी इस बात से मैं ये कहूंगा कि यही आप कह रहे थे ना, कॉन्शियसनेस नहीं है पाकिस्तान में, या जो पाकिस्तान से यहाँ लोग आते हैं, जाहिर है हमारा कल्चर है, कल्चरली हम, हमारे जहन में ये सारी जो चीजें हैं डेवलप हो चुकी होती हैं, तो ये खिफत और शर्मिंदगी महसूस करना अपने बिल्कुल नफ्सियाती मसाइल के बारे में, खिफत और शर्मिंदगी महसूस करना कि अगर हमने किसी को ये बताया तो ना जाने वो हमारे बारे में क्या सोचेंगे, और यही सोचेगा। कमजोरी फिर हमें संगीन हालात और संगीन जो दर्जात हैं अमराज की, उसकी तरफ ले जाती है। बिल्कुल, और इसके जी। चीजें कॉम्प्लिकेट होती चली जाती हैं और फिर वो एक लामुतनाही सिलसिला जो खत्म नहीं होता। दिस इज अनफॉर्चुनेट, लेकिन ये कि वही बात कि अगेन ये एक मसला है। अब थोड़ी सी बात करूं दोबारा से कि आम फहम में लोगों का ये ख्याल है कि जो आपने बात कही कि ये एक स्टिग्मा कंसिडर होता है कि मैं साइकाइट्रिस्ट को क्यों दिखाऊं। कल्चर स्टिग्मा। छोटी सी इसके बारे में बात कर दूं। अक्सर मेरे क्लिनिक पे पाकिस्तान में लोग आते हैं और ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब क्या मैं सही जगह आ गया हूं, क्या मैं पागल हूं,
या कोई मुझे दीवानगी का दौरा पड़ गया है, क्या मुझे इलाज की जरूरत है। और फिर मैं उनको सिर्फ एक बात कहता हूँ कि आपने वेटिंग रूम में जब आए थे तो कितने लोग बैठे थे? 6 8 10 लोग बैठे थे। मैं कहता हूँ उनमें से कोई आपको पागल नजर आ रहा था? कहते शायद एक आधा। मैंने कहा सो मेजॉरिटी पागल नजर नहीं आ रही थी। सो जो हमारा कॉन्सेप्ट है पागल और दीवाने का या जहनी बीमार इंसान का, वो ये है कि वो मार रहा है, लड़ रहा है, चीजें तोड़ रहा है, तो वो पागल। जबकि अगेन ये सारी बीमारियां, डिप्रेशन, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, एंजाइटी, पैनिक, ये सब वो बीमारियां जिसमें ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन इंसान अजियत में होता है। सो पहली चीज तो ये कि ये आप अंडरस्टैंड करें कि जहनी बीमारियों में एक जरूरी नहीं कि आप दूसरों को ही नुकसान पहुंचाएं, अपने आप को भी आप नुकसान पहुंचाते हैं उस कर्ब में रहते हुए जिस कर्ब का अजाला नहीं होता। और अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले लें तो चीजें ठीक हो जाए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अक्सर लोग फिर ये करते हैं कि साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के बजाय न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन, फिजिशियन, इन लोगों के पास जाते हैं और उनसे जिक्र करते हैं कि दिल की धड़कन तेज हो गई, बेचैनी हो गई, घबराहट हो गई, डर खौफ हो गया, जहन में सोच चल रही है। अब मैं ये नहीं कहता कि वो गलत है, वो भी चले, एक अंदाज है, लेकिन वो कहते हैं जिसका काम उसी को साजे। सो जब आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास या आप फिजिशियन के पास जाएंगे और अपनी एंजाइटी, एडजस्टमेंट, डिप्रेशन की बात करेंगे तो वो इलाज उसी तरह करेगा। 90% टाइम मेरा पाकिस्तान में अपने क्लिनिक पे इस चीज पे खर्च होता है, लोगों को कन्विंस करते हुए कि जो तुम ये दवाइयां खा रहे हो 10 12, इसकी तुम्हें जरूरत नहीं, और तुम्हें इन दवाइयों को कट डाउन करके किसी एक आदि दवाई पे एडजस्ट होना है और तुम ठीक हो जाओ। सो 90% टाइम लोगों को इस एजुकेशन में लगता है, क्योंकि हमारे यहाँ रूटीन ये है वहां पे कि किसी भी आप डॉक्टर के पास जाएं वो 18 दवाइयां आपको लिख देगा। मतलब कई दफा तो मैं नुस्खा देख के डॉक्टरों का हैरान होता हूँ कि यहाँ से शुरू हुई दवाइयां लिखी और सफे के पिछली तरफ भी आखिर तक दवाइयां लिखी। In some situations, maybe it is appropriate, like पेशेंट को अगर डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, लिवर फेलियर है, तो मल्टीपल बीमारियां हैं, तो चलो मान लिया कि मल्टीपल दवाइयां हैं। लेकिन एक शख्स जिसको सिर्फ एक ही मसला है और उसको मसला से कमजोरी है या याददाश्त की कमजोरी है या उसको रात को नींद नहीं आती, उसको 2 नींद की दवाइयां, 2 मैदे की दवाइयां, 2 बाकी दवाइयां, 6 8 10 दवाइयां लिखने का क्या तुक बनता है? उसको हम पहले क्यों नहीं ये कह सकते कि जी आप ये करें और अगर ये हो जाएगा तो इस तरह इलाज करेंगे और चीजें ठीक हो जाएंगी। सो मैं अभी किसी स्पेसिफिक बीमारी को टच नहीं करना चाह रहा, तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपके साथ गुफ्तगू करके सारी बीमारियों को दोबारा डिस्कस कर लेंगे। उसमें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, सब कर लेंगे। लेकिन कहने की बात यह है कि अगर आप किसी कर्ब या अजियत में मुब्तला हैं, आपके टेस्ट नॉर्मल हैं, आपको फिजिशियन अगर समझता है कि तुम्हें एंजाइटी है, डिप्रेशन है, तो खुदारा किसी प्रोप्रिएट प्रोफेशनल के पास जाके उससे हेल्प ले लो, चीजें ठीक हो जाएंगी। और फिर अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल भी, यहाँ पाकिस्तान में एक और बड़ा मसला कि अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल भी, कि जैसे लाहौर की मैं सिर्फ मिसाल दूं क्योंकि मैं लाहौर में प्रैक्टिस करता हूँ। लाहौर में तकरीबन 70 से ज्यादा साइकियाट्रिस्ट प्रैक्टिस करते हैं। 1.25 करोड़ की आबादी होगी लाहौर शहर की, 70 के करीब साइकियाट्रिस्ट हैं। उन 70 में से कम 15-20 ऐसे हैं जो क्वालिफाइड साइकियाट्रिस्ट नहीं है। नहीं, डॉक्टर साहब आप थोड़ा, ये साइकियाट्रिस्ट है या वो उनमें साइकोलॉजिस्ट भी शामिल है? ये डॉक्टर साहब साइकोलॉजिस्ट भी होना तो मैं कहूँ चलो फिर गनीमत है, वो साइकोलॉजिस्ट भी नहीं है, वो डॉक्टर भी नहीं है, कुछ तो ऐसे हैं डॉक्टर भी नहीं जी, जो डॉक्टर भी नहीं है और वो साइकियाट्री की प्रैक्टिस करते हैं। आमिल है, आमिल आमिल है, या वो तो दवाइयां देते हैं डॉक्टर साहब। अब ये भी एक डायलमा है और एक बड़ी लंबी कतार उनके क्लिनिक्स पे बैठी हुई होती है, लेकिन बुरा आता है लोगों को इमोशनली ब्लैकमेल करने का, इमोशनली ब्लैकमेलिंग चार्ज कर करने का। जी। जब वो इमोशनली चार्ज कर देते हैं तो लोग उनके पीछे चल पड़ते हैं। जब वो उनके
ये उसी तरह है जैसे पीरी मुरीदी चलती, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल वही। ठीक है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि उसकी ज़हनी मर्ज़ का इलाज हो जाएगा, उसका मतलब ये नहीं कि उसकी अज़ियत में फ़र्क पड़ जाएगा। मे बी कुछ थोड़ी देर के लिए उसको रिलीफ मिल जाए, ठीक नहीं होगा। ठीक तभी होगा जब उसकी एप्रोप्रिएट असेसमेंट हो जाएगी। और नौजवान नस्ल में खास तौर पे वो जो शुरू में बात हुई थी कि बेराह रवी और फिर जिनसियात और बेशुमार मसाइल, 90% प्रॉब्लम्स का हल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है अगर किसी अप्रोप्रिएट प्रोफेशनल से इलाज हो। राइट राइट, प्रोफेशनल के पास कांटेक्ट है। बस अच्छा सिंपल डॉक्टर सी साहब, बात हमारा हमारा मौजू बहुत वसी है, ये मैं है। समझता इसमें हूँ कि कोई बहुत शक नहीं, वसी है। और मैं ये सोच नहीं पा रहा था कि मैं कैसे उसको जी हाँ, सारे नहीं, को समेट हाँ लूं। नहीं, ये है, बिल्कुल है, क्योंकि हम जिस्म के किसी एक हिस्से की बात नहीं कर रहे कि भाई ये अब अगर मेरे हाथ काम नहीं कर रहे तो इसका इलाज क्या है। हम उस चीज की बात कर रहे हैं जो हमारे पूरे जिस्म, हमारी हर हरकत, हमारी सोच, हर फिक्र पे हावी। तो हावी ये है। बहुत वसी मौजू है। तो मैं चूंकि चाहता हूँ कि जो यहाँ के बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो फैमिलीज यहाँ आती हैं, और जाहिर है उनके फिर बच्चे भी हैं, हमारा जो फैमिली सिस्टम है बिल्कुल डिफरेंट है। और बिल्कुल यहाँ आप पता है फैमिली सिस्टम है ही नहीं। वो वन बिल्कुल। यूनिट फैमिली सिस्टम यहाँ कब का खत्म हो चुका है। और उम्र का एक हिस्सा है, उसके बाद ना वालिदैन जो है, पेरेंट्स हैं, उनको अपने बच्चों की फिक्र होती है, ना ही बच्चे उनको अपना कोई वाली वारस समझते हैं। तो जाहिर है हमारे बच्चे, हमारी फैमिलीज जो हैं, वो भी इसी माहौल में यकीनन मुतासिर होते हैं। मैं इस वक्त, मुझे आपके वो मैकगिल यूनिवर्सिटी के हैं डॉक्टर, मेरे ख्याल उनका लास्ट नेम जेफरी है, मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था उनकी। तो देखिए, मैं आपको एक बात, उन्होंने इसी इसी जो गुफ्तगू आप कर रहे थे, इसी पे रिसर्च की है। कोई 1,000 वो थे पार्टिसिपेंट्स, और उन्होंने ये नतीजा निकाला कि यहाँ के नौजवानों के जो जहनी मसाइल हैं, जो नफ्सियाती मसाइल हैं, जो संगीन सूरत इख्तियार करते हैं, उसकी वजह ही ये है कि फैमिली सिस्टम को खत्म कर दिया गया है, फैमिली सिस्टम को एबॉलिश कर दिया गया है। और अगर हम चाहते हैं कि लोगों की जहनी सेहत, नफ्सियाती सेहत बहाल हो फिर से, तो हमें दोबारा से इस फैमिली सिस्टम को प्रमोट करना होगा, इसके बारे में लोगों को एजुकेट करना होगा। तो मैं कहता हूं कि हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे कल्चर में इकट्ठा रहना, जॉइंट फैमिली सिस्टम, या चलें ज़रूरत के तहत, अगर बच्चे जो है वो उनको जॉब के लिए या किसी और चीज़ के लिए अलग रहना पड़ता है, लेकिन फिर भी उनका माँ बाप से, उनका पेरेंट्स से, और पेरेंट्स का उनसे वास्ता और राब्ता रहता है किसी न किसी शक्ल में। तो आप इस बारे में कुछ, यहाँ की जो नौजवान नस्ल है और यहाँ की जो पेरेंट्स हैं, उनको अगर आप कुछ बताना चाहें, उनको कुछ सजेस्ट करना चाहें, क्योंकि ये जरूरत है इस बात की, जरूरत है इस डॉक्टर बात साहब अगेन ये भी बड़ा वसी टॉपिक है, जैसे आपने एक उसकी मौके की मिसाल दी, रिसर्च की। हमारे पाकिस्तान में किसी जमाने में होता था, उसको हम बोलते थे एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली। आपने लफ्ज सुना होगा ये एक्सटेंडेड की। जॉइंट जी जी फैमिली। जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। साहब हैं, उनकी बेगम है, फिर उनके 4 बच्चे बेटे हैं, और उन बेटों की बीवियां हैं, और उन बेटों के 2-2 3-3 बच्चे हैं, और सारे बच्चे हैं, एक ही घर एक में। ही जगह में, एक ही छत के नीचे रहते हैं। इसको हम एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली सिस्टम बोलते हैं। उसके अपने कुछ मसाइल भी हैं, इसमें कोई जी जी शक नहीं है कि जब 4 बहुएं घर के नीचे रह रही होंगी तो उनके कुछ मसाइल भी होंगे और फिर प्रॉब्लम्स भी आएंगी, लेकिन उसमें एडवांटेजेस भी हैं, फायदे भी हैं। वो एडवांटेजेस। जो आपने बात की जेफरी साहब की, वो असल में उसमें फायदा ये कि जो सपोर्ट सिस्टम है जी और वो एक स्टैब्लिश हो जाता है, और चाहे वो घर में कुछ ऊपर नीचे बातें होती रहती, लेकिन सपोर्ट सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट। जी वो सपोर्ट सिस्टम ब्रेकअप हो रहा है, सिर्फ यहां नहीं, वहां पे भी हो रहा है। जी जी, वहां पे भी। अब वहां पे एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिलीज आपको नजर नहीं आएंगी, अब आपको जॉइंट फैमिली नजर आएगी। जी, माँ बाप एक्सटेंडेड। हैं, दो जी तीन बच्चे हैं, और उनके जैसे जैसे वो बच्चे बड़े होकर यूनिवर्सिटीज और शादियां हो रही हैं, वो घरों से अलग घरों में मूव कर रहे हैं। सो अब वहां पे भी
एक्सटेंडेड जॉइंट से जॉइंट पे, और अब जॉइंट से इंडिविजुअल यूनिट फैमिलीज पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं। जी वो आइडियल जो सूरत हाल थी वो नहीं रही, जो आइडियल नहीं, सूरत। अब आप लाहौर, कराची और पिंडी, इस्लामाबाद बड़े शहरों में जाके देखिए। पहली बात तो यस, एक उसमें सबसे बड़ा मसला ये कि अब जो घर हैं, जाहिर है ऑब्वियसली पहले ये कि जी 2 कनाल का घर था, उसमें 25 कमरे थे और वो एक्सटेंडेड जॉइंट फैमिली रह रही थी। अब ये कि घरों के साइज छोटे हो गए हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होती हैं, ज्यादा लोग एक घर में बस नहीं पाते, और अगर वो फाइनेंशियल रीजंस की वजह से एक घर में बस भी रहे होते हैं तो फिर भी हालात बड़े अजीब होते हैं कि एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग सो रहे हैं। वो भी ऑब्वियसली पॉवर्टी की आपने बात की थी, सो मेंटल हेल्थ उनकी भी कॉम्प्रोमाइज होती है बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। सो फैमिली सिस्टम ब्रेकडाउन, एक्सक्यूज मी, हो रहा है, और उसके ब्रेकडाउन होने से ये जो मुख्तलिफ अवामिल हैं जिनको हम सोशल इश्यूज, पॉवर्टी और इस तरह के मसाइल बोलते हैं, इससे मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आता है। और जब मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट आता है तो फिर वही बात की एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की बीमारियां, जहनी बीमारियां जन्म लेती हैं और वो प्रोग्रेस करती हैं। उससे बजाय इसके कि इंसान तरक्की की राह पे चले, मजीद नीचे गिरना शुरू हो जाता है और चीजें खराब होती हैं। सो पॉवर्टी, हंगर, सोशल डिक्लाइन, ब्रेकअप ऑफ द फैमिली सिस्टम, ये सारे वो लवाजमात हैं जिनसे मेंटल हेल्थ ज्यादा खराब होती है। जी जी। और जैसी डार साहब ने आपने बात की ना कि जी वो जॉइंट फैमिली सिस्टम को दोबारा रिस्टोर करना, क्या ही खूब हो कि वो रिस्टोर हो जाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस तरफ जाते हुए लग नहीं रहा। जी ये ख्वाहिश की जा सकती है, लेकिन हाँ, अमली तौर पे कोई ऐसी सूरत नजर नहीं आ रही। नजर नहीं आ रही, और उसकी वजह 100 लोग आबाद है, ठीक है, और वो छोटे छोटे खानों में 100 लोग एक फैमिली के तौर पे रह रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो सिस्टम नहीं चल पा रहे। लोगों के अंदर बददयानती और थोड़ी सी अनफॉर्चुनेटली इनटॉलरेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अदम जो वो तहफ़्फ़ुज़ है वो बहुत बढ़ गया। लोगों पे ट्रस्ट टूट रहा है, हर शख्स दूसरे को झूठ बोलता दिखाई देता है, अदम बर्दाश्त, अदम अदम बर्दाश्त। बर्दाश्त खत्म हो गई, वो अदम बर्दाश्त बढ़ती जा रही है। अब इसमें इन सारी चीजों में अगर आप देखें तो जो कॉमन फिनोमेना है वो अगेन वही है कि मेंटल हेल्थ जब कॉम्प्रोमाइज होगी तो आपका ट्रस्ट खराब होगा। जी हम ये कहते हैं जी कि हर दूसरा शख्स अच्छा है अनलेस और अनटिल प्रूवन अदरवाइज। लोग जनरली ये महसूस करते हैं कि जी हर शख्स चोर है जब तक कि साबित ना हो जाए। अब आप थोड़ा सा ये मुवाजना करें कि पाकिस्तान में और यहाँ में सोच में कितना फर्क है। यहाँ पे चलते हुए सड़क पे जब मैं वॉक करने निकलता हूँ तो मुझे कोई भी शख्स सामने से आता हुआ नजर आता है तो वो बोलेगा आपको हेलो या हाय, जो हमारे मजहब का हिस्सा है कि सामने शख्स को सलाम अलैकुम कहो। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आप की बात यह है कि 100% और 100% पाकिस्तान में अब लोग क्या हो लाजिम एक दूसरे को मुस्कुरा के देखेंगे और हेलो हाय करेंगे। करेंगे, और पाकिस्तान में क्या हो रहा है, हम हर शख्स से डर रहे हैं कि कहीं ये चोर तो नहीं, कहीं ये डाका तो नहीं डालेगा, और सबसे बड़ी चीज जो वहां पे अब लोगों के जहनों में बस गई है कि कहीं ये टेररिस्ट तो नहीं, जी बिल्कुल कहीं ये बिल्कुल। धमाका तो बहुत नहीं कर देगा। बहुत से खदशात और शुबहात हैं, वो और लोग शुरुआत लोग लोग खदशा, जो है, जी हाँ, वो लोग जानते हुए भी आपसे वो कतराते हैं। और एग्जैक्ट। जाहिर है इसमें कई तहफ़्फ़ुज़ात हैं, कई अब कई कोई बात रिजर्वेशन। नहीं, टॉपिक बड़ा वसी हो जाएगा, जी लेकिन जी अब बिल्कुल बिल्कुल। डार साहब यही सोचे ना कि ये अदम तहफ़्फ़ुज़ और अदम बर्दाश्त और ट्रस्ट जो है, उसका लैक ऑफ ट्रस्ट, क्या ये हमारे दिमागों को खराब नहीं कर रहा? जी क्या ये करता है हमारी ये। ज़हनी सेहत को जी हाँ। खराब नहीं कर रहा? और क्या इस ज़हनी सेहत को इलाज की जी, ज़रूरत नहीं है? इलाज की जरूरत है। तो वो वो नौजवान नस्ल क्या करेगी गरीब, जिसको कोई बताने वाला ही नहीं कि ये भी भाई कोई ऐसी बात नहीं है। और खुद खुद हमें अपनी पहचान नहीं है,
वो मेरा एक शेर है, मेरे जहन में आ रहा है, न जाना खुद ही को हमने इस एक मुद्दत में, तुम ही बताओ कोई और चेहरा क्या पढ़ते। वाह। तो हम खुद अपने आप को नहीं जान सके, तो हम और कैसे किसी को सामने क्या से है? आने वाले के बारे में कुछ कह सकते हैं कि ये हमारा अपना है, गैर है, दोस्त है, दुश्मन है। तो जाहिर है। अब ये सारी चीजें अनफॉर्चुनेटली बिगड़ती जा रही हैं, शक्ल बिगड़ती जा रही है। और जैसा आपने वही बात के शुरू में इंट्रोड्यूस किया और बात की कि हमारे जहनी मसाइल, हमारी जहनी सेहत, इन सारे लवाजमात की वजह से ख़राब हो रही है। हल बड़ा सिंपल है, अपने इर्द गिर्द प्रोफेशनल्स को प्रमोट करें। अगर आपको इलाज की ज़रूरत है, किसी प्रोफेशनल के पास जाएं, अप्रोप्रिएट ओपिनियन लें, जी, आपका हल मसले के निकल हर आएंगे। और मसले, जी, हमें हमें कॉन्शियसनेस की जरूरत है, लोगों को शऊर देने की जरूरत है कि एजुकेट करने की ज़रूरत जी, बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए ना, अवाइल उम्री में ही है, अगर हमारे बच्चे अवाइल उम्री में वालिदैन की, पेरेंट्स की अदम तवज्जोही के बायस, वो जाहिर है ज्यों ज्यों उनकी उम्र बढ़ेगी तो जाहिर है वो नकारा होते जाएंगे, और ये बहुत चीज़ें बदकिस्मती की कॉम्प्लिकेटेड बात होती होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने मैं नहीं चाहता कि हमारी बातें मायूसी की नहीं, हैं। नहीं, बातें करते हुए बिल्कुल नहीं, जहन पे बिल्कुल ये नहीं। जरूर ख्याल आता है, रूह पे बोझ होता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। और इसका, जैसे कि हमने कहा, जैसे खानदानी सिस्टम की बात हो रही थी, कि हमने खुद ही कह दिया कि शायद दोबारा इसके रिवाइवल के कोई चांसेस नहीं है। तो मैं, हंसी की बात है कि हम नफ्सियाती मसाइल का जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आप नहीं समझते कि हमारी जो ये डिस्कशन है, क्या क्या डिप्रेशन की तरफ नहीं जा रही? देखिए जिसको डॉक्टर जिसको साहब, लोग जिसको लोग कोई तवज्जो ही नहीं देते, वो समझते हैं कि ये डिप्रेशन या ये बस वैसे ही, हालांकि आपको पता है कि ये बहुत एक संगीन जहनी सूरत हाल है। और जाहिर है इसके हल के लिए जितनी भी कोशिशें हों, वो कर क्या कह इसमें सकते हैं। डॉक्टर साहब सिर्फ एक चीज, नाउमीदी आप बेवजह फरमा रहे हैं कि ये नाउमीदी की बातें नहीं है। जी, नाउमीदी की बातें नहीं। सॉरी, अनफॉर्चुनेटली हम ज्यादा उस तरफ ड्रिफ्ट आउट हो गए, लेकिन उम्मीद बहुत है। हम्म। क्योंकि जब मैं साइकियाट्रिस्ट बना उस वक्त, आज से 30 साल पहले, उस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ 90 साइकियाट्रिस्ट थे। 30 सालों में 550 हो गए। साढ़े उम्मीद पाँच बड़ी है। जी। एजुकेट करना, लोगों को प्रमोट करना, हर शख्स को अच्छा समझें। मैं अपने शागिर्दों को अक्सर ये बात कहता हूँ कि देखो, हर शख्स में बुराई हो सकती है, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन जिससे सीखने निकले हो ना, उसकी अच्छी चीजें सीखो, उसकी बुरी तरफ नजर ना डालो। हो सकता है जी कि वो खाता चपड़ चपड़ करके है, वो हाथ सही तरह नहीं पकड़ता, वो गुफ्तगू में लाउड है। मैंने कहा आप गलत तरफ ना देखें, आप अच्छी बातें देखें, उसने क्या अच्छी बात कही, उसने क्या अच्छा पैगाम दिया, क्या अच्छी एजुकेशन दी, विच इज अनफॉर्चुनेटली ट्रू कि अगर हम पॉजिटिव साइड पे देखें तो चीजें बुरी भी नहीं है। उस मुल्क में जो सबसे पॉजिटिव बात ना डॉक्टर साहब, जिसके लिए अभी भी मैं भाग भाग के चला जाता हूँ और बार बार जाता हूँ, वो एक चीज है जो मुझे दिल को तसल्ली देती है कि वो मुल्क अभी भी बहुत अच्छा है। वो जी है जी। रिस्पेक्ट, बड़ों की इज्जत। बड़ों की इज्जत जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी उस मुल्क में बड़ों की इज्जत कायम है। शायद उसी वजह से फैमिली सिस्टम भी कुछ अभी तक किसी न किसी सरवाइव शक्ल में कर। कायम, जी है, अभी तक किसी न और किसी शक्ल में कायम। अगर यही चीज चले ना, तो डॉक्टर साहब फिर जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी मिट्टी जरखेज। बड़ी जरखेज है साकी। और मैं ये कहूंगा, इसका मतलब है कि आज कम से कम, देखें, शोभा तो आपका साइकियाट्री का है, क्लिनिकल साइकोलॉजी का है। जाहिर है हम कोई मेडिकेशन तो लोगों को तजवीज़ नहीं कर सकते, या कोई उनको क्लिनिक में ला के उनको कोई और इलाज नहीं कर सकते। तो कॉग्निटिव थेरेपी है ये। और जी बिल्कुल। हाँ, और इसमें यही है कि एक
एक जो जो चीज समझ में आती है, जो अहम है, हम किस तरह से अपने मसाइल को कम से कम कर सकते हैं, चाहे अपने मुल्क में है, चाहे मुल्क से बाहर है, वो है टॉलरेंस। अगर हम अपने आप में टॉलरेंस को प्रमोट करें, तो आप अभी आपने वो थोड़ा सा हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट भी आई है, बड़ी बड़ी हम बातें करते रहे हैं, फिक्र की ये वो। तो मैं कहता हूँ कि आपका शहर लाहौर है, बिल्कुल, तो जरा थोड़ा सा अपने मूड को अच्छा करने के लिए लाहौर को क्यों ना याद कर लें। जरूर करें। अच्छा, क्यों नहीं? मैं लाहौर का नहीं हूँ, मैं पिंडी का हूँ। आप लेकिन आप यकीन मुझे शुरू में कीजिए, अंदाजा हो गया। जी हाँ, लेकिन यकीन करें आप कि मैं लाहौर के बड़े ही चक्कर लगाता था, और ऐसे चक्कर लगाए और उन्होंने ऐसा चकराया कि मुझे मुल्क से बाहर आ जाना पड़ा। ओहो, अच्छा। लाहौर के चक्करों ने मुझे ऐसा चकराया कि मुझे मुल्क से बाहर आना पड़ा। एनी हाउ, ये अजराए तफन्नुन में बात की थी। तो मैं इस वक्त मेरे पास कुछ लाहौर की तस्वीरों का एक पैकेज है, वो मैं आपको दिखाता हूँ, और मेरी ख्वाहिश है कि वो जो भी तस्वीरें आए आप उनके बारे में बताते जाएं कि ये कौन सी जगह है। जरूर, तो जरूर। वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा, वो जिन्हें लाहौर नहीं देखा जमया नहीं। जमिया नहीं। लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि मैं बार बार जमा हूँ, क्योंकि मैं बहुत लाहौर जाता था। मैं बार बार पैदा हुआ हूँ। वो एक लफ्ज और मशहूर है कि जिंदा दालान लाहौर। जिंदा दलान लाहौर, जी बिल्कुल ये बिल्कुल, इसमें भी शक नहीं। आपने लफ्ज सुना होगा, जी, क्योंकि लाहौर में खूबी ये है कि जिंदा दिल लोग हैं। जिंदा दिल लोग हैं, जी बिल्कुल, माशाल्लाह खाते माशाल्लाह। हैं, पीते हैं और खुश रहते हैं। और एक और बात देखें कि मेरे पास स्टूडेंट्स, जो एक्टिविटीज या पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उनकी जो यादाश्त है, मैं समझता हूँ कि हर तहरीक पिंडी से शुरू हुई, लेकिन वो गरम जाके लाहौर में हुई। यानी जिंदा वो दालान है। कौमी कौमी तहरीक लाहौर में जाके बनी, और जाहिर है वो उनकी जिंदा दिली की वजह से ही ये सब कुछ हुआ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। एनी हाउ, मैं वो छोटा पैकेज शुरू करता हूँ, तो आप जरा उसके बारे में जरूर अपने जरूर, कमेंट्स जरूर, दीजिएगा। जरूर। ये डॉक्टर साहब बादशाही मस्जिद, और जैसा आपने इशारतन कहा था कि ये शहनशाह औरंगजेब ने 16वीं सदी में बनवाई थी। बहुत खूबसूरत और बहुत प्यारी मस्जिद है। इसके पीछे आजकल फूड स्ट्रीट है, और उस फूड स्ट्रीट में बहुत अच्छे रेस्टोरेंट हैं। उनकी छत पे बैठ के आजकल कुछ खाना खाएं और बादशाही मस्जिद का नज़ारा अच्छा करें तो लाहौर अच्छा का लुत्फ दोबाला अच्छा, हो जाए। अभी अभी आप जरा पॉज करें, मैं आपको फूड स्ट्रीट ले चलता हूँ। ठीक। ठीक। ये ये लाहौर फोर्ट है, और जी, उसके सामने इसका ये बारादरी है। इसका एक खास नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा। पीछे लाहौर फोर्ट है, उसके आगे ये बारादरी है। इसके राइट साइड पे अल्लामा इकबाल का मजार जी, है। उनका उनका मिजाज, जी बिल्कुल, बिल्कुल। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का। अच्छा जी, ये एक एरियल व्यू एरियल है। व्यू है जिसमें यादगार पाकिस्तान, बादशाही मस्जिद, थोड़ा सा दरियाए रावी का कुछ पोर्शन जो है वो साहिब, नजर आता है, और बाकी अंदरूने शहर और वो लाहौर। वो रंजीत सिंह की वो आगे बादशाही वो मस्जिद के इस अच्छा, कॉर्नर पे हाँ वो भी नजर आ रही है। वो समाधि भी, रणजीत सिंह वो भी ने नजर आ रही है। लाहौर फोर्ट और फिर वो मंदिर और मस्जिद, जी वो बिल्कुल मंदिर बनवाया बिल्कुल। था। ये मस्जिद वजीर खान। वजीर, जी बिल्कुल, वजीर खान जो पंजाब के हक में आला थे, और बहुत हाई खूबसूरत, बहुत खूबसूरत खूबसूरत, रंग है इस मस्जिद के अंदर। इंतहाई खूबसूरत। और इसका जो इनर इनर साइड है, और वो ना जाने कितनी मेहनत से और कितना ये काम हुआ इस बहुत पे। बारीक और खूबसूरत और जी, नफीस खूबसूरत काम। काम। जी, ये वाला। ये शालामार गार्डन है। जी, शालामार गार्डन। ये भी मुगलों के जमाने का बना हुआ है, जी, और इंतहाई खूबसूरत। उस जमाने में, पुराने जमाने में बहुत कम पार्क हुआ करते थे। लॉरेंस गार्डन और शालामार गार्डन, दो गार्डन मशहूर थे। जी, अब तो खैर काफी अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में बड़े अच्छे अच्छे पार्क और भी बन गए नए, लेकिन इसकी अपनी हिस्टोरिकल वैल्यू है। जी। डॉक्टर और साहब, यहाँ एक बहुत मशहूर मेला भी लगता है, माधु। मेला चरागा लगता है। जी, मेला चरागा, जी।
हाँ, वो थोड़ा सा इससे हटके है, लेकिन जाहिर है ऑब्वियसली इसके एरिया यही है, एरिया, क्योंकि इसी में एरिया लोग, सारे लोग इसी में ठहरते आते हैं। बिल्कुल, और इंतहाई खूबसूरत इलाका है ये। जी अंडरपास है जी। जी, और लाहौर का। जी लाहौर में ऐसे अब तकरीबन 10 से 12 अंडरपास हैं जी जो मुख्तलिफ जगहों पे, बल्कि शायद ज्यादा होंगे, जो मुख्तलिफ जगहों पे बने, जिससे लाहौर में बहुत खूबसूरती में इजाफा हुआ। और बहुत ट्रैफिक खूबसूरत, जी बहुत खूबसूरत ट्रैफिक डेकोरेटिव है उनके अंदर, जो काम है, मोज़ेक का काम है, और वो बहुत बहुत अच्छे बन गए। जी, ये ये बस ये बारिश का मंजर है नीचे। हाँ, बस ये रोमांटिक सिचुएशन है। हाँ, लेकिन बिल्कुल इसमें बिल्कुल, जो ये पॉजिटिव बात है कि जो ऑरेंज ट्रेन है, हाँ जी, ऊपर जो है, ऊपर। हाँ, जी वो ऑरेंज ट्रेन चल पड़ी। और लेकिन जाहिर है उससे लाहौर में सड़कों पे बारिश में कुछ पानी जी, और बहुत टाइम बहुत बहुत दर साल तक ये सिचुएशन रही, लोगों का एहतजाज भी रहा। बहरहाल बहरहाल। अल्लाह करे कि अब बेहतरी आए। जी, अच्छा, ये खास तौर पे इस पे इसके बारे में मैं आपसे देखूंगा कि आप कहाँ पहुंचते हैं वहां जहां मैं आपको पहुंचाना चाहता हूं कि नहीं। डार साहब यहाँ फज्जे के सिरी पाए हैं। जी, बस ये नकारों से बचें दिन रात पहले समय। सिर्फ एक जगह पे थे जी जिसको ये शाही मोहल्ला लाहौर बोलते थे। जी, उसके शाही बाजू में। मोहल्ले की अपनी एक हिस्ट्री है। जी इसके इस जहां पे ये फज्जे के स्लीप आए हैं, इसके आसपास लाहौर में जितने भी ढोल और तबले और सारंगियां और सितार और हारमोनियम बनते हैं, जो कि लाहौर में बहुत बनते हैं, जी जी, वो बहुत सारी बहुत दुकानें इसके आसपास हैं। आसपास है सब सब। इसका एक दूसरा रुख भी है, मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा शाही मोहल्ले का, लेकिन फजे के सिरीपा है ओरिजिनल, ये यहाँ पे है। जी, अब लाहौर में ये मुख्तलिफ जगहों पे खुल जगहों गए। पे है, जी बिल्कुल। अब इनकी मेरे ख्याल है 8-10 ब्रांचेस हो गई हैं, बट जो लुत्फ इस जगह पे सुबह फजर के वक्त नाश्ते का है ना, वो कहीं और नहीं मिल सकता। जी, मैंने कई दफा ये लुत्फ हासिल किया है। फजे जी, के ये सिर ये यादगार यादगार पाकिस्तान। पाकिस्तान है जी। और ये उसका थोड़ा सा ब्रॉडर व्यू है जी माशाल्लाह, और खूबसूरत जगह है ये। जरा थोड़ा सा शायद सर्द मौसम की है, घास वास जी इतनी नहीं। जी जी अदरवाइज आजकल जाके देखें, इसके इर्द गिर्द घास बहुत ग्रीन और बहुत जी, खूबसूरत, बहार और ग्रीनरी बहुत 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 खूबसूरत अच्छा, नजर आता अच्छा नजर आता है। ये देखिए, इससे आप देख सकते हैं जो इसके, जो पाकिस्तान का जो है। हाँ, नक्शा बना है, ये इसके पहलू में है। ये इसके पहलू में है। ये उन्होंने एक्चुअली, जब वहां खड़े होकर आप देखते हैं तो आपको झील लगती है, जी सादी सी फवारे शवारे लगे हुए नजर आते हैं, लेकिन जी ये एरियल व्यू में पाकिस्तान का व्यू नजर जी, आता पाकिस्तान जी है। ये बादशाही मस्जिद के सामने वाला इलाका है। इसके जी। आसपास से अब वो जो डिफरेंट, ये आपका शाही किला है उसके जिसको अंदर से अंदर से, बादशाही मस्जिद का मंजर, हाँ, अंदर से बादशाही मस्जिद का बादशाही मस्जिद का मंजर। जी बिल्कुल। जी, ये ये लाहौर का जीपीओ डार जीपीओ, साहब जी लिखा हुआ है लाहौर इतना का जीपीओ है। बड़ा। लेकिन इमारत बहुत शानदार है, बहुत बहुत शानदार इमारत। खूबसूरत। अच्छी बात यह है कि इस इमारत को उन्होंने प्रिजर्व किया है, जी और इसके रंग को बड़ा वाजे अभी भी रखा हुआ है। जी खूबसूरत रंग की, लाल रंग की, ये बड़ी प्यारी बिल्डिंग है। जी, ये फेंसिंग भी इसके इर्द गिर्द, ये नई जो नई की बड़ी है। खूबसूरत लगती है। जी हाँ, ये तो एक मंजर है किसी भी सड़क का। हाँ, ट्रैफिक फंसी हुई है जी लाहौर फंसी हुई। में। जी, वैसे आपस की बात बताऊं डार साहब, ये लिबर्टी मार्केट है गुलबर्ग में। अच्छा, ये वो है लिबर्टी मार्केट। ये लिबर्टी मार्केट का राउंड अबाउट है, उसमें 2 पार्किंग्स के स्पॉट्स हैं और उस तरफ दुकानें हैं। अच्छा अच्छा, मैं नहीं पहचान सका तो। हाँ, ये लिबर्टी लाहौर म्यूजियम है। जी जी, लाहौर म्यूजियम। लाहौर का जो माल रोड के ऊपर एंड पे बिल्डिंग्स आती हैं, उसमें एनसीए कॉलेज, जी नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, और जी जी, लाहौर म्यूजियम साथ साथ हैं। ये अजायब घर की बिल्डिंग है, लेकिन ये आप देखें इसकी कंस्ट्रक्शन, ये खुद भी एक अजूबा है, यानी बहुत बहुत खूबसूरत, खूबसूरत और बहुत नफीस, खूबसूरत बिल्डिंग पर से। बहुत जी खूबसूरत बिल्डिंग। जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये जो है, ये वो जो लाशारी साहब जिस प्रोजेक्ट के वो सरबराह हैं, हाँ,
वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं लाहौर, फूड स्ट्रीट। नहीं ये फूड स्ट्रीट नहीं है, ये लाहौर वो क्या प्रोजेक्ट है, मेरे जहन में उसका नाम नहीं आ रहा, लाशारी साहब का प्रोजेक्ट है कि लाहौर के एक दरवाजे को वॉल सिटी, हाँ हाँ, वॉल सिटी जी, ये वॉल वॉल सिटी सिटी का प्रोजेक्ट। जी, ये वॉल सिटी जिसको रेनोवेट भी किया गया और प्रिजर्व किया गया, हाँ, जी ये वो वॉल सिटी का अंदर का हिस्सा है अंदर का हिस्सा। जी। ये हमारा बाब आज़ादी है, वाघा, बिल्कुल वाघा जहाँ वो परेड वगैरह होती है 14 बिल्कुल, अगस्त को, पावर या पॉइंट के पास। जी जी सारे शालामार गार्डन जी, के बाद ये तो ऑरेंज ट्रेन है। ये ऑरेंज ट्रेन का आ गया के बाद जी, वाघा बॉर्डर आता है, तकरीबन 12 से 14 किलोमीटर के फासले किलोमीटर के ऊपर। पे। और लीजिए ये आ गई फूड स्ट्रीट, मैंने कहा इसको आखिर में ये रखते हैं बादशाही क्योंकि मस्जिद की बैक साइड है। इतना घूमे फिरेंगे तो फिर आदमी का जी चाहेगा, भूख लगेगी, खाना खाए, इसलिए हाँ। मैंने इसको, इसलिए एंड में रखा मैंने बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत बनाया जी, है उन्होंने। आप दूर कहीं कार पार्क करते हैं, उसके बाद जी यहाँ पे ये जी हाँ पुराने इलाके के अंदर आप एंटर हो, उन्होंने प्रिजर्व किया उसको। छोटी छोटी गलियों से गुजर के आप ऊपर चलते हैं छत पे, और जी, छत पे बैठ के खूबसूरत खाना बना है ये खाते देखिए ये, हैं। बादशाही और मस्जिद का मंजर घरों को, घरों को ब्यूटिफुली देखिए, डेकोरेटेड। खूबसूरत बनाया, प्रिजर्व बहुत किया खूबसूरत। जी। ये उसके अंदर का है हाँ, और मंजर। अच्छी बात ये है कि ये बहुत साफ और खूबसूरत जगह रहे जी जी उसके बिल्कुल पास। बिल्कुल तो जी। anybody can go and enjoy the food there. आई विश आई कुड हैव शेयर्ड जो मेरी पिक्चर्स हैं मेरी मेरे बच्चों के साथ, तो हाँ, वो चूंकि मुझे मिली नहीं, वरना मैं एक दो पिक्चर्स आपको वो भी दिखाता। जरूर दिखाते तो ये लुत्फ जी दुबाला जी हो जाता। जी हाँ, क्योंकि लाहौर बहुत शहर में बहुत अच्छा आपकी। लगा और बहुत बहुत मजा आया जी। वाह, ये भी उसी का है, ये दरवाजा है, ये गेट ये है जिससे आप अंदर जाते हैं, अंदर दाखिल होते एग्जैक्ट हैं, और दाएं बाएं सब दुकानें हैं, सब फूड आई एम स्ट्रीट सॉरी जो खुली हुई है, रेस्टोरेंट वो है इर्द गिर्द जी लोग बैठ के खाना जी खाते जी, खाना खाते हैं। अच्छा हैं। ये दिल्ली गेट है तो ये दिल्ली। अच्छा, ये कुछ दरवाजे जो अभी भी कायम हैं उनमें से कायम है दिल्ली जी गेट है, शालमी गेट है, और जी मोची दरवाजा है, वो अभी भी जी इंटैक्ट हैं। जी लेकिन जी। कुछ बहुत सारे तो डिसइंटीग्रेट। दरवाजे जी खत्म हो गए, खत्म हो गए। ये एक अंदर की इसी के लाहौर अंदर की की है। गली जी, इधर अंदर की कुछ गली। गलियां डॉक्टर साहब ऐसी हैं जहां पे दो लोग गुजर नहीं सकते आपस में, इस तरह इतनी क्लोज कंस्ट्रक्शन है। हम्म। So if two people have to pass across each other, then they have to bend like this and then cross. ऐसी जी गलियां बिल्कुल भी हैं, लेकिन जी कंस्ट्रक्शन हुई हुई और घर तीन तीन चार चार मंजिला ऊंचे बने हुए हैं। जी जी। ये ये भी भी बड़ी बाजार है अनोखी जी, कहलाता है। बाजार है ये भी जी। शीश महल, ये अ, ये जहांगीर का मकबरा है। जी जहांगीर का मकबरा जी, बिल्कुल ये बिल्कुल लाहौर शहर के बाहर रावी की दूसरी साइड पे है। शादरा जी एक जगह कहलाती है लाहौर से जी बाहर शाहजहाँ निकलने के बाद। जी तो शादरा के बाद जहांगीर का मकबरा अंदर। जी। नारकली का मकबरा, उसके बारे में वेयर अबाउट्स के बारे में डाउटफुल है हाँ सिचुएशन, उसके बारे में डिस्प्यूटेड है, मुतनाज़ा है डिस्प्यूटेड है। anyway। अच्छा ये तो ठीक है, ये नूरजहां का मकबरा। ये तो नूरजहां, ये मलिका नूरजहां का जहां पे जहांगीर का मकबरा है उसके ऑपोजिट साइड पे अपोजिट में जी बिल्कुल। रावी के किनारे ये मकबरा बना हुआ ये है। तो मकबरा, खैर इन्होंने काफी रेनोवेट किया और अच्छा ब्यूटीफाई हाँ, कर। मगर ना इसकी हालत बुरी थी जब मैंने इसको बहुत बुरी, देखा बहुत जी, बुरी। उस वक्त बहुत, मेरे पास है इसकी पिक्चर्स। तो जनाब अब हमने लाहौर की भी सैर कर ली, हाँ, आपके आपके आपकी मेहरबानी है नहीं कि डॉक्टर साहब, इट वाज आपकी वजह रियली से अ हमने प्लेजर लाहौर की भी टॉकिंग सैर टू कर यू। ली, कुछ याद कर लिया, कुछ लोग देखने वाले जो हैं उनकी भी यादें ताज़ा हो गई ज्यादा होंगी। ताजा हो गई। नफ्सियाती अवारिस का इलाज मौसीकी और शायरी से भी हो जाता है। बिल्कुल होता है। और डॉक्टर साहब ये मजाक की बात नहीं है, यानी बिल्कुल नहीं, मेरा आई खुद चूंकि 100% एग्री विद यू। जी है, मेरी ये दोनों तमाम प्रेजेंटेशन में मैं जी शायरी को बेशुमार डालता हूँ। जी जी पिछले साल मैं पाकिस्तान, स्पेशली मुझे बुलाया गया था किसी एक दवाई को लॉन्च करने के लिए, जिसकी प्रेजेंटेशन मुझे अक्रॉस पाकिस्तान देनी थी।
जी हैदराबाद में, कराची में, पेशावर में, लाहौर में और मुल्तान में, और क्वेटा में। तो मैं सारी जगह गया तो मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में लाजमी एक मौसीकी का टच रखा। जी और मौसीकी को जब कहते हैं रूह की ग़िज़ा, तो इसमें कोई शक नहीं है। कुछ गुलकार मुझे बहुत पसंद इस सेंस में है कि उन्होंने जो पोइट्री का इंतखाब किया वो मेरी अपनी जिंदगी के ऊपर पूरी लगती है। जी जी हाँ मसलन मेहदी हसन साहब की एक गजल गाई हुई है, कैसे कैसे लोग हमारे दिल को दुखाने दिल आ जाते, जी हाँ अपने अपने गम के फसाने हमें हमें सुनाने आ सुनाने आ जाते। जाते हैं। इसके सो एज मौसीकार थे अ, हसन लतीफ इसके मौसीकार। हाँ, एज अ साइकियाट्रिस्ट मैं ये गजल अक्सर गुनगुनाता हूँ अपने ट्रेनिंग्स के सामने कि यार देखो, आ, ये गजल हम साइकियाट्रिस्ट के ऊपर कितनी पूरी बैठती है कि कैसे कैसे लोग हमारे दिल को जलाने आ जाते, जलाने आ जाते हैं, अपने अपने गम के फसाने हमें हमें सुनाने आ जाते। सुनाने आ जाते और इसकी जो अगले शेर है वो भी बहुत खूबसूरत शेर है। वो जी लगता है जैसे साइकियाट्रिस्ट की यही मेहदी हसन साहब ने गाई थी। खबर। और मुझे ये फिल्म भी याद है, इसमें हमारे बहुत बड़े अदाकार थे, अवामी अदाकार अलाउद्दीन। हाँ, तो अच्छा। उन्होंने उन्होंने इसके ऊपर अदाकारी की थी। ओहो, अच्छा, गुड गुड, ये मुझे नहीं पता था। जी हबीब जालिब, उनका शेर आ रहा है, ये कि नफ्सियाती शायरों ने तो कहा ना कि वो अपनी शायरी या मौसीकी में गुम होके वो भी अपनी फ्रस्ट्रेशन कम करते हैं, इसमें अपना बिल्कुल डिप्रेशन कम करते हैं। और मेरा भी चूंकि शौक शायरी भी है, मौसीकी भी है, और आप यकीन करें कि ये नुस्खा बहुत दफ़ा मैंने अपने आप पे आजमाया है बहुत कि जब इफेक्टिव। बहुत जी किसी भी वजह से दिल जाती या कोई भी कम्युनिटी या मुल्क बाज़-औक़ात होता है, हमारी हैसियत तो नहीं है, बसात तो नहीं है कि हम कुछ कर सकें ज़्यादा, लेकिन फिर भी इस मुल्क के शहरी हैं और वहाँ जब ये अलमनाक सूरत हाल होती है तो दुख होता है। तो बिल्कुल, मेरे लिए ये शायरी और मौसीकी ही मेरा सहारा है इस डिप्रेशन इसमें को कोई कम करने के लिए। वो हबीब जालिब साहब ने भी कहा था कि अगर है फ़िक्र गरीबां तो घर में जा बैठो, ये वो अज़ाब है दीवानगी ही से जाएगा। यानी इस ज़हनी दीवानगी का इलाज फिर यही दीवानगी है कि आप अपने गिर्दो पेश से बेखबर होके आइसोलेशन तन्हाई में जा बैठे तो आपको सुकून मिलेगा। मिलेगा। और जालिब साहब himself was suffering from a bipolar disorder जी and he remained admitted multiple times in जो पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ कहलाता है, जी सर्विस अस्पताल के पीछे लाल बिल्डिंग। और जालिब साहब was a great man and great poet। ग्रेट मैन और और जब मैन ऑफ प्रिंसिपल, उनकी और मूड जिंदगी स्विंग्स इतनी आती थी ना, तल्ख और अजियतनाक गुजारी, हाँ, समझौता नहीं किया, नहीं किया। वो समझौता नहीं। इसलिए कि उनकी जब मूड स्विंग्स आती थी ना, जब वो हाइपर फेज में, बाइपोलर डिसऑर्डर में अनफॉर्चुनेटली जब वो हाइपर फेज में आते थे तो वो जम के लड़ते थे और बोलते थे। जी, हम जब अवामी तहरीक और ये सारी तहरीकें थी, हमने हाँ, उनको कई दफ़ा उनके साथ बैठ के उनको सुना है, और मैंने लोगों को रोते और बिलखते हुए देखा है, जब वो खुद पढ़ते बड़ा थे। और रियलिस्टिक और नेचुरलिस्टिक शायर, नेचुरल, जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, अवामी शायर। और अवामी वैसे शायर। मिर्ज़ा गालिब भी तो कह गए हैं कि हम वहाँ हैं जहाँ से हमको भी कुछ हमारी हमारी खबर खबर नहीं आती। तो मेरा नहीं। ख़्याल है ये वैसे वैसे वो आपके प्रोफ़ेशन के लिहाज से नहीं मैं कह रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फिर यही हल है, अगर आपके पास कोई दूसरा हल ना हो अपने मुश्किलों को, अपने मसाइब, तो चलें इसी इसी में हम। अच्छा, वो डॉक्टर साहब अक्सर आपके जी, लोग ये वैसे आपके पूछते हैं ना। शायर कौन-से हैं आपके पसंदीदा? मैंने जैसे शुरू में जिक्र किया था कि फैज मुझे बहुत फैज़ पसंद है, फैज़ अहमद, आपको तो क्योंकि उनकी बड़ा वो पूरी वो भी वो नज़म फैज भी की याद है। पोइट्री में बहुत हकीकत है और वो मेरे साइकाइट्री के बहुत क्लोज है, तो इसलिए जी, मैं फैज क्लोज़। बहुत पढ़ता हूँ और सुनता भी हूँ। और वो अनफॉर्चुनेटली मुझे वो बात जहन में आ रही थी शेरो शायरी से ही, कि वो अक्सर लोग पूछते हैं कि क्या साइकाइट्रिस्ट पागलों को देख देख के खुद पागल हो जाते हैं।
तो मैं अक्सर उनको अपनी मिसाल लेता हूँ, मुझे देख लो, अगर तो मैं तुम्हें लगता है कि 30-32 साल साइकियाट्री की प्रैक्टिस के बाद पागल हूँ या लगता हूँ, तो मान लेता हूँ, तो मान लेता हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो आपके जो सिंगर कौन से हैं आपके पसंदीदा गुलकार? मैंने जैसे बात, डॉक्टर साहब, मुझे मेहदी हसन साहब इसलिए पसंद है कि मुझे उनकी गजलों में जो उन्होंने गाई उनमें साइकियाट्री बहुत मिलती है। मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, कम न होंगे, तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे, हम न होंगे। राइट। या फिर वो जब कहता ना, वो जिंदगी में तो सभी प्यार किया करके, मैं तो मरकर भी मेरी जान तुझे जान चाहूं। तुझे चाहूं। वो मेहदी हसन साहब ने इतनी खूबसूरत गा दी। अगर एक दफा इत्तेफाक हुआ, मैं ये उनको, वो जो उनका ये धुआं सा कहाँ हाँ से उठता है, दिल से एग्जैक्टली, उठता है कि जान से उठता है। मतलब उसमें मेंटल हेल्थ, लव, अफेक्शन इतनी खूबसूरती से भरी हुई है। बेशुमार अच्छे सिंगर हैं और मुझे बहुत से मौसम की। ये मैं आपको मेहदी हसन की वो परफॉर्मेंस दिखाता हूँ हाँ जो उनकी बिल्कुल इब्तदाई परफॉर्मेंस है। हाँ, उस गजल से, फैज अहमद फैज की वो जो गजल थी, गुलों में रंग भरे बाद नौबहार चले, ओह क्या बात। वो पहले उन्होंने रेडियो पे गाई थी। अच्छा, और उस, हाँ, और उसकी जो मौसीकी थी वो उनके भाई थे कंपोजर, मौसीकार, उन्होंने तैयार की थी। वाह, और उससे उनकी शोहरत कहाँ का से कहाँ। आगाज हुआ। और हाँ, फिर जब टेलीविजन आया तो उसके बाद फिर टेलीविजन पे भी, तो मैं आपको उनकी पीटीवी की एक वीडियो दिखाऊंगा, बिल्कुल उनके जो आप नौजवानी तो नहीं, जवानी का आलम है। और वो जो बिल्कुल आप उसको कहेंगे ना, ओरिजिनल, क्या बात है। और ऑर्गेनिक, जो इतने ऑर्गेनिक उनकी खूबसूरत परफॉर्मेंस। शब्द। अच्छा, बात चल निकली है इस गजल की, तो एक छोटी सी मैं आपको अपनी याददाश्त बता दूं कि हाँ कि ये गजल मैंने खुद मेहदी हसन साहब से बगैर म्यूजिक के, किसी स्टूडियो में, टीवी में, कहीं नहीं, रेडियो पे तो सुनता था, रेडियो हाँ पे सुनता हाँ, था। मैंने सड़क के किनारे, वो कुर्सी पे बैठे हुए हैं और सड़क के किनारे वो यानी गुनगुना रहे हैं। जाहिर है, आपको पता है, क्या ये बात, जो गुलकार होते हैं इनका रियाज हर वक्त होता है, बिल्कुल। ड्राइविंग करते हुए, मीडिया बनाते हुए, झाड़ू झाड़ू लगाते हुए, वो गाते ही चले जाते हैं। क्या तो बात। ये हमारे रावलपिंडी में जो, जब ये रेडियो पे, तो उस वक्त अभी टीवी नहीं आया था, तो रेडियो पे प्रोग्राम करने आते थे। तो वहाँ हमारे एक और हमारी बरादरी के लोग ही थे माशाल्लाह, तो उनको भी गाने का और उनको शौक था। अच्छा, तो उनके पास आके तो ये रहा करते थे, यानी उनके उनके घर के बाहर जो कमरा था वहां आके रहते थे और रेडियो पे अपना प्रोग्राम करते थे। और उस बिल्कुल सड़क के किनारे बाहर निकल के ऐसे कुर्सी पे बैठे होते थे, तो हर वक्त गुनगुना। मेरा वो रास्ता था कॉलेज जाने का, अच्छा, मेरा वो कॉलेज जाने का रास्ता था। और आप बिलीव करें, किसी को नहीं पता था कि ये मेहदी हसन, मुझे पता था। वाह वाह। वो इसलिए कि मैं चूंकि खुद रेडियो बहुत शौक से सुनता था, और एक रिसाला निकलता था रेडियो का, आहंग, हाँ बिल्कुल समय बिल्कुल। समय समय ही रिसाला था, 3 महीने बाद आता था। तो उसमें सब लिखा होता था, खबरें कितने बजे हैं, फलां प्रोग्राम कितने बजे है, उस्ताद नजाकत अली सलामत अली कितने बजे आएंगे, ये वो। हाँ, और उसमें तस्वीरें भी छपती थी। तो अच्छा मैंने अच्छा। उस रिसाले में मेहदी हसन साहब की तस्वीर देखी थी। वरना तो अखबारों में रेडियो आर्टिस्टों की तस्वीर तो नहीं होती थी ना, फिल्मी अदाकारों की होती थी। तो मुझे पता था ये मेहदी हसन है। और चले एक और जाती बात भी बता दूं कि मैं इनकी ये गजल गुलों में रंग भरे बहुत अच्छी गाता था। और गाते थे या गाते हैं डॉक्टर साहब, अभी भी ठीक हो। हाँ, नहीं नहीं, अब नहीं, लेकिन मैं आपको उस वक्त की बात बता रहा हूँ। और बहुत अच्छी अच्छी गाता था, और 2 3 4 परफॉर्मेंस कर भी चुका था, हालांकि मेरी उम्र इस वक्त नहीं थी इतनी, हाँ यही 17 18 साल, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूँ, जो मैं फर्स्ट ईयर में था। तो बहरहाल, तो वो उन्होंने कुर्सी के जो हत्थे हैं उसके ऊपर वो ताल बजा के, हाँ, मैंने उनको बताया कि मैं भी उनको सुनाया मैंने एक अस्थाई अंतरा। तो कहने लगे, भाई आप तो बहुत अच्छा गाते हैं। मैंने कहा, जी मुझे कुछ पता तो है नहीं, बस ऐसे ही गाता हूँ। तो उन्होंने फिर कुर्सी के जो हत्थे थे उसके ऊपर ताल बजा के, ताल ऐसे बजा के,
तो इसके 2-3 जो बोल थे वो सुनाए थे। क्या बात। तो एनी हाउ मैं आपको उनकी, जैसे कि मैंने कहा, ऑर्गेनिक परफॉर्मेंस जो है, जो बिल्कुल शुरू की है, वो आपको मैं दिखाऊंगा। और मैं आपको फैज़ अहमद फैज़ साहब की जो नज़्म है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और नाज़रीन भी यकीनन आपकी पसंद से लुत्फ़ अंदोज़ होंगे। वाह, माशाल्लाह। चले दिया गुलशन का कफ़स उदास यारो सबस कुछ तो कहो, कफ़स उदास यारो सबस कुछ तो कहो, आज चले दिया गुलशन का जो हम पे गुजरे जो हम पे गुजरे मगर शबे हिजरा हमारे कष्ट तेरे आप चल दिया गुलशन का मकाम फैज़ कोई मकाम फैज़ राम जच्चा यार से लिख ले तो सुना चले दिया गुलशन का मोहब्बत मेरी महबूब न मान, मैंने समझा था
कि तू है तो दराक्षा है हयात, तेरा गम है तो गम में दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारों को सवार, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर में गुम हो जाए, यूं न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, और भी दुख ने जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा। फैज़ अहमद फैज़ साहब को भी सुना और आपके जो फेवरेट गुलकार थे मेहदी हसन उनको भी सुना, तो रूह की ग़ज़ा भी बहम पहुँचा दी हमने अपने आप को भी, अपने सुनने और देखने वाले नाज़रीन को भी। तो और लेकिन बहुत मैं समझता हूँ कि वो कुछ हुआ है जो पहले नहीं हुआ। तो आप अपनी कोशिशें, मुझे पता है कि आप पाकिस्तान में बहुत से प्रोजेक्ट्स के मुहर्रिकात हैं। यहाँ भी जो डिसिप्लिनरी आर्टिकल्स हैं, डिपार्टमेंट तो होंगे पहले से, लेकिन चूँकि आपको डायरेक्टर डेवलपमेंट फैकल्टी है आपकी, जो मखसूस है कि आप साइकेट्री के डिपार्टमेंट के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। और हमें इल्म है कि आपने यहाँ भी बहुत सी नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस कराया है, नई चीज़ों को। और हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा ये जो फ़ख्र और इफ्तिखार है आपके ऊपर, अपनी कम्युनिटी के एक इतने बासलाहियत और इतने काबिल जो शख्सियत है आप, यकीनन हमें हमें बहुत फ़ख्र है, हमें बहुत फ़ख्र है आप पे। और वो कहते हैं ना कि डाउन टू अर्थ शख्सियत, और फिर वो भी है आप। यानी कोई कह नहीं सकता कि आपकी बैकग्राउंड क्या है, आपकी अचीवमेंट क्या है, और आप जिस तरह सोशल कम्युनिटी में भी यहाँ लोगों से आपके ताल्लुकात हैं या आपका राह रस्म है, वो भी बहुत काबिल तारीफ़ है। और हम बहुत खुश हैं कि आप हमारी कम्युनिटी का हिस्सा। कनाडा की जो मेडिकल साइंस, जिनको मैं अक्सर कहता हूँ कि यार यकीनन हम में से बहुत से लोग मिसफिट थे वहाँ इसलिए हम वहाँ से लेकिन जिस्म, मैं कह रहा हूँ हम हिजरतों के मुसाफिर हैं। तो जिस्म को हिजरत में रहा, मगर मेरे पाँव वतन की मिट्टी से लिपट के रह गए कि भाइयों हम यहाँ भी आपके लिए ही दुआ करते हैं, आपके लिए ही काम करते हैं। और अच्छा नहीं लगता मैं बार बार वो जिक्र करूं
बाज लोग मुझे शिकायत भी करते हैं कि आप बार बार क्यों कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तानियों ने 10 माह में $5.6 बिलियन भेजा। मैं इसलिए कहता हूँ कि इस मुल्क में जो दूसरे मुल्कों ने हमें इमदाद दी, डॉलर्स में दी, बहुत खतीर इमदाद, वो लूटी गई सारी, वो लूटी गई। मैं समझता हूँ कि अगर ये पाकिस्तानी तकरीबन 90 लाख हैं अब पूरी दुनिया में फैले हुए, पूरी अजनबी देशों में अपनी मजबूरियों की बस्तियां बसाए बैठे हैं, तो अगर इनके भी ये रेमिटेंस ना होती तो या तो आपका डिफेंस बजट मुतासिर होता, या आपकी जो मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन है उसको चलाने के लिए कुछ ना कुछ जरूर होता, क्योंकि क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज का आधा हिस्सा ये बैरून मुल्क पाकिस्तानी ही भेजते हैं, बगैर किसी शर्त के, बगैर किसी कंडीशन के। और जाहिर है आपको पता है कि दुनिया की जो मुल्कों की मईशत है उसका उसका जो क्राइटेरिया है कि इस मुल्क के साथ किस तरह के ताल्लुकात रखे जाएं, इस मुल्क के साथ किस कदर बिजनेस किया जाए, इस मुल्क को किस कदर इमदाद दी जाए, जाहिर है ये दुनिया का दस्तूर है, वो आपके इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को देख के ही होता है। और मैं समझता हूँ कि ये जो साल गुजरा है कि इसमें सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे मुल्क के हुए, तकरीबन 14, 15, 16 बिलियन डॉलर्स, इतने हुए नहीं कभी। और बहरहाल हमारी दुआएं हैं और हमारे अपने हमवतनों के लिए भी और अपने लिए भी जो हम बाहर हैं कि अल्लाह ताला हमारी यहाँ इज्जत कायम रखे और हम यहाँ कोई ऐसा काम ना करें जिससे हमारे मुल्क की इज्जत और हुर्मत पे फ़र्क आए। तो आपसे मैं इख्तितामी कलिमात की दरख्वास्त करूँगा और इस ये वादा लेके कि हम फिर आपको बुलाएंगे और उस वक्त हम मखसूस जो मसाइल हैं बिल्कुल उन पर फोकस करके और उनका कोई हल या उनको कोई सद्देबाब उसका तरीका बताएंगे। यही रहनुमाई का यही तरीका है और यही हम कर सकते हैं। तो आप कुछ कहना चाहें प्रोग्राम के अख्ताम पर? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब कि आपने यहाँ बुलाया और मुझे ये शर्फ बख्शा कि मैं भी कुछ अपने तौर पे जो भी कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, करूँ। ख्वाहिश भी यही है, कोशिश भी यही है, जिद्दोजहद भी यही है। जो कुछ भी आपने जैसे बयान किया कि हमारे पाँव पीछे ही फंसे हुए हैं, तो वो इसमें कोई शक नहीं कि जिस्मानी तौर पे हम लोग यहाँ पे हैं और लेकिन दिल हमारे अभी भी पीछे रहते हैं और जो कुछ भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस मुल्क के लिए इंशाल्लाह करेंगे और जब आप बुलाएंगे इंशाल्लाह हाजिर होऊंगा। बस दुआ में याद रखिए कि अल्लाह ताला सिलसिला चलाता रहे और आमीन आमीन कुछ इस सिलसिले में हम करते रहें। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। चलिए अब मिलके जो हमारा नारा है वो लगाता है, दो नारे हैं हमारे। कायदे आज़म जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। बेशक। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज।